स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। श्रीमती वर्मा की मुस्कान और गहरी हो गई। देखो, यही है बड़े परिवार के संस्कार का नतीजा। छोटे परिवारों की लड़कियों से निश्चित रूप से बेहतर कितना सलीका और दूरदर्शिता है। उसका दिल बच्चे के लिए है, उसे नाम या फायदे की परवाह नहीं है। सच में, मैंने उसे गलत नहीं समझा। आस्था ने विनम्रता से जवाब दिया। आंटी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना आप कह रही हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरे वर्णन से भी बेहतर हो। चिंता मत करो, बच्चे को जरूर हिस्सा मिलेगा। ये हमारे वर्मा परिवार का वारिस है। वर्मा परिवार की सारी संपत्ति भविष्य में इसी की होगी। तुमने इस बच्चे को जन्म देकर वर्मा परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम स्वाभाविक रूप से हिस्से की हकदार हो, मना करने की जरूरत नहीं है। आस्था धीरे से मुस्कुराई। चूंकि आप इतना आग्रह कर रही हैं, धन्यवाद आंटी। श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया, उससे थोड़ी देर बात की और जब उन्होंने उसे थका हुआ देखा तो कहा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं कुछ काम निपटाने जा रही हूँ। जब तक तुम जागोगी, तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आस्था जानती थी कि वह प्रीति के गर्भ से निपटने जा रही हैं और उसने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस आज्ञाकारी रूप से सिर हिला दिया। प्रीति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अब दूसरों की गणना का निशाना बन चुका है। हमेशा की तरह उसने रात का खाना तैयार किया। अपनी दादी के साथ खाने के बाद उसने एक बार फिर उनके एक्यूपंक्चर किया। अधिकांश रक्त ठहराव ब्लड स्टेसिस साफ हो चुका था, लेकिन उनकी दादी की उम्र अधिक होने के कारण ठीक होने की गति धीमी थी। कमजोर सहनशक्ति के कारण दादी एक्यूपंक्चर पूरा होने से पहले ही ऊँघने लगी थी। प्रीति ने उन्हें जगाया नहीं। एक्यूपंक्चर खत्म करने के बाद वह दबे पांव दादी के बेडरूम से बाहर निकली। जैसे ही उसने बैठक लिविंग रूम में कदम रखा, सोफे पर बैठी आकृति को देखकर वह हैरान रह गई। हालांकि शुरुआती सदमे के बाद वह तुरंत समझ गई कि वह कौन है। आखिरकार ये वह आदमी था जिससे उसने 5 साल तक प्यार किया था। भले ही बैठक में डिम रोशनी थी और वह केवल एक अस्पष्ट सिलोएट देख सकती थी, वह उसे उसकी बैठी हुई आकृति से पहचान सकती थी। अध्यक्ष आकाश, एक निजी निवास में अनधिकृत प्रवेश करना कानून के खिलाफ है। क्या आप इसलिए यहाँ आए हैं ताकि दिन में जो डांट फटकार आपने नहीं लगाई, उसे अब पूरा कर सकें? आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने तुम्हें कब डांटा? हाँ, डांटा नहीं, बस मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं बस नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे। उसकी शांत आवाज सुनकर प्रीति ने स्कॉफ किया। लगता है आस्था का बच्चा सुरक्षित है, वरना आप इतने शांत नहीं होते। हाँ, बच्चा सुरक्षित है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया जाइए। तुम आज अस्पताल क्यों गई थी? अगर यह सिर्फ निम्न रक्त शर्करा लो ब्लड शुगर था तो आस्था तुम्हें देखने नहीं आती। प्रीति एक पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस डिस्क्रिपेंसी को पकड़ लेगा। हालांकि उसका सच बताने का कोई इरादा नहीं था। उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ने का मन बना लिया था। कृपया जाए, मैं ये तीसरी बार नहीं कहना चाहती। मुझे बताओ कि तुम अस्पताल क्यों गई थी और मैं चला जाऊंगा। निम्न रक्त शर्करा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष आकाश अपनी मिस आस्था के साथ रहने के लिए वापस चले जाएं, जो बेहतर होगा। मैं अस्पताल में क्यों थी यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना? इसलिए आपको यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, निम्न रक्त शर्करा। प्रीति की आवाज बर्फीली थी। कृपया जाए। मेरी दादी अभी सोई हैं। मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती। और हाँ, दोबारा मत आना, मैं आपको देखना नहीं चाहती। आकाश ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह उसे रिजेक्ट कर रही है। शायद वह उसके इस रवैये से और कुछ नहीं पूछ पाएगा। ये यात्रा व्यर्थ थी। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। अगली बार जब आस्था तुमसे संपर्क करे तो उसे तुम्हें परेशान करने से बचाने के लिए मुझे सीधे फोन कर देना। उसने अपना वाक्य पूरा किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और प्रीति उसी जगह खड़ी रही। उसका क्या मतलब था? क्या वह जानता था कि आस्था उसे परेशान कर रही थी, न कि वह आस्था को तंग कर रही थी? प्रीति को होश में आने में थोड़ा समय लगा। छोड़ो, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश गाड़ी चलाकर घर आया। अंगरक्षक यूफेई ने उसे रिपोर्ट दी। अध्यक्ष आकाश, हमने सिटी हॉस्पिटल की जांच की है। युवा मालकिन को भर्ती करने वाले डॉक्टर ने कहा कि युवा मालकिन वास्तव में निम्न रक्त शर्करा के कारण बेहोश हुई थी। आकाश ने भौहें चढ़ाईं। बस निम्न रक्त शर्करा, और कोई दिक्कत नहीं थी? हाँ, युवा मालकिन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आकाश को यह अजीब लगा। अगर प्रीति को सिर्फ निम्न रक्त शर्करा था तो आस्था के लिए उससे मिलने सिटी हॉस्पिटल भागकर आने का कोई कारण नहीं था। वे दोनों कोई खास दोस्त नहीं थे। लेकिन अगर प्रीति सच में बीमार थी तो उसके लिए किसी भी अस्पताल जाने से बेहतर उसकी दादी का उसकी देखभाल करना होता। तो क्या वह वास्तव में सिर्फ निम्न रक्त शर्करा से पीड़ित थी? अध्यक्ष आकाश, क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए? आकाश ने सिर हिलाया। रहने दो, जरूरत नहीं है। उसने अंगरक्षक को डिसमिस करने के लिए हाथ हिलाया और ऊपर चला गया। प्रीति की अनुपस्थिति ने घर को वैसा ही साफ सुथरा और ठंडा माहौल दे दिया जैसा उसके अकेले रहने पर होता था।
वह पहले इस फीलिंग का आनंद लेता था, लेकिन अब यह उसे एक अनवेलकम डिसोलेशन का आभास दे रही थी। जब वह घर पर थी तो उसने उसकी कद्र नहीं की। अब जब वह चली गई थी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी अनुपस्थिति उसके कंफर्ट जोन से बाहर थी। उसने एक सिगरेट जलाई और पैटियो की ओर चल दिया। अचानक बाहर बारिश होने लगी, बिजली आसमान को चीर रही थी और बादल जोर से गरज रहे थे, जिससे दिन घर दिन के उजाले की तरह चमक उठा। उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या होगा। सहायक असिस्टेंट आया। अध्यक्ष आकाश, मैं आपका रात का खाना लाया हूँ, क्या आप पहली या दूसरी मंजिल पर खाना चाहेंगे? आकाश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने धुएं का एक कश बाहर निकाला और उदासीनता से कहा, पहली मंजिल। सहायक ने जवाब दिया और उससे पूछे बिना नहीं रह सका, अध्यक्ष आकाश, क्या आपने धूम्रपान छोड़ नहीं दिया था? क्या आप युवा मालकिन के बारे में चिंतित हैं? अगर आप चिंतित हैं तो आप जाकर उनसे मिलते क्यों नहीं? मैं पहले ही वहां जा चुका हूं। युवा मालकिन ने क्या कहा? क्या वह सच में सिर्फ निम्न रक्त शर्करा के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी? सहायक हैरान था, चूंकि युवा मालकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं है, तो आप इतने नाखुश क्यों दिख रहे हैं? आकाश के लिए अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल था। वह बस महसूस कर रहा था कि वह उससे और दूर जा रही है। हालांकि उनका तलाक अभी नहीं हुआ था, लेकिन उनका विवाह खत्म हो चुका था। बिजली का एक और बोल्ट आसमान को चीर गया, जिसके बाद जोरदार बादल गरजा, जिससे आकाश के दिल में बेचैनी की भावना और तेज हो गई। उसे डर था कि आज रात उसे फिर से अनिद्रा होगी। पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे महज एक रात की नींद के लिए नींद की गोलियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और वह महिला जो उसकी नींद की समस्या को हल कर सकती थी, उससे महज कुछ किलोमीटर दूर थी। फिर भी वह उसे ढूंढने नहीं जा सकता था। उसका मोबाइल फोन बजा। उसने नीचे देखा, आस्था का फोन था। अपनी अनिच्छा के बावजूद उसने खुद को जवाब देने के लिए मजबूर किया। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, अपने मृत भाई के प्रति गिल्ट महसूस करते हुए। आस्था, क्या बात है? आकाश, बाहर फिर से गरज हो रही है, मैं बहुत डर गई हूँ। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मिस प्रीति के भाई की वजह से मेरी माँ को आज कंकशन, सर पर चोट लगा है, वह भी अस्पताल में है, पहले ही सो चुकी हैं। मेरा उन्हें जगाने का मन नहीं किया। क्या तुम आकर मेरे साथ रह सकते हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकाश सहमत हो गया। उसने फोन रखा, सिगरेट बुझाई और अपने सहायक से कहा, वर्मा परिवार के घर जाओ, मेरी माँ को ले आओ और हम साथ में अस्पताल चलेंगे। जी, अध्यक्ष आकाश। सहायक तेजी से कार में नीचे गया, ये सोचते हुए कि बॉस ने आस्था से निपटने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वह अब अकेले उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उसने श्रीमती वर्मा को साथ लाना सीख लिया था। आस्था ने वास्तव में आकाश को बड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। वह पहले कभी घुमावदार टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। अगले दिन सुबह 9 बजे गौरव समय पर प्रीति के घर पहुंच गया। प्रीति ने अपनी दादी से कहा कि वह बाहर कुछ खरीदने जा रही है और फिर वह चली गई। खुशकिस्मती से उसने एक कार खरीद ली थी, जिससे गर्भपात कराना बहुत आसान हो गया था। उसे टैक्सी लेने की जरूरत नहीं थी। उसने कार स्टॉक की और अपने छोटे भाई को आवासीय क्षेत्र से दूर ले गई। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक और कार ने उन्हें रुकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने श्रीमती वर्मा को 2 अंगरक्षकों के साथ कार से बाहर निकलते देखा। प्रीति को एक अनईजी प्रेमोनिशन हुआ। प्रीति, कार से बाहर निकलो। श्रीमती वर्मा ने शीशे के पीछे से आवाज लगाई। प्रीति को अनमूव देखकर वह स्नेह करने लगी। प्रीति, तुम्हें लगता है कि अगर तुम कार से बाहर नहीं निकली तो मैं तुम्हें छू नहीं सकती? मेरे पास यहाँ 2 अंगरक्षक हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे टायरों की हवा निकाल दी जाए या तुम्हारी कार के शीशे तोड़ दिए जाएं? मेरे पास तुम्हें उस कार से बाहर खींचने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रीति 2 लंबे और मजबूत अंगरक्षकों को देखकर जानती थी कि अगर वह बाहर नहीं निकली तो श्रीमती वर्मा उसे बाहर निकालने के लिए वाकई ऐसे गंदे हथकंडे अपनाएंगी। उसने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और गौरव ने भी ऐसा ही किया। आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं, श्रीमती वर्मा? श्रीमती वर्मा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसके पेट की ओर देखा। वह इतनी इंटेंटली घूर रही थी कि प्रीति को लगा जैसे उसकी आंखें जहरीली चाकू हैं जो उसके पेट में वार करना चाहती हैं। प्रीति पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए और सतर्कता से पूछा, आप क्या देख रही हैं? श्रीमती वर्मा ने आखिरकार अपनी नजर हटाए। अपनी कीमत बताओ। प्रीति ने भौहें चढ़ाईं। क्या? तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा, तुम एक कीमत तय करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, फिर तुम बच्चे से छुटकारा पालो। जहां तक वर्मा परिवार की बात है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। प्रीति का दिल बैठ गया। वह उसी अनबॉर्न चाइल्ड के लिए आई थी, जैसा कि उसने सोचा था। कौन सा बच्चा? श्रीमती वर्मा किस बकवास की बात कर रही हैं? इनकार करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही जांच करवा ली है, तुम निम्न रक्त शर्करा से बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि गर्भपात के संकेतों के कारण हुई थी। श्रीमती वर्मा की आवाज में एक अश्योर्ड कॉन्फिडेंस था। तुम्हारी जांच करने वाले डॉक्टर को मैंने पहले ही खरीद लिया है। वह अब मेरे पक्ष में है और उसने मुझे तुम्हारे गर्भवती होने के बारे में बताया। और डॉक्टर के अलावा मैंने एक और व्यक्ति को खरीद लिया है। उसने अपनी कार की ओर इशारा किया। एक और व्यक्ति वाहन से बाहर निकला, वह प्रमोद था। जब प्रीति ने उसे देखा तो वह आखिरकार समझ गई कि खबर किसने लीक की।
वह कोल्डली हंसी। प्रमोद, क्या तुम सच में मेरे पिता हो? तुम मुझे और कितनी बार धोखा दे सकते हो? गौरव और भी ज्यादा अपसेट था। पिताजी, आप उनकी कार में क्यों हैं? आप कल अचानक अस्पताल से गायब हो गए थे, क्या आप उनसे मिलने गए थे? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे थे? प्रमोद को उम्मीद नहीं थी कि अपनी बेटी को धोखा देने का उसका काम उसके बेटे द्वारा देखा जाएगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गौरव, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें आज ट्यूटरिंग क्लास में नहीं होना चाहिए था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ट्यूटरिंग क्लास नहीं गया, वरना मुझे ये भी पता नहीं चलता कि तुम उस तरह के आदमी हो जो अपनी ही बेटी को बेच देता है। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? मैंने सिर्फ ये वादा किया था कि अब तुम्हारी बहन से पैसे नहीं लूंगा, मैंने और कुछ वादा नहीं किया था। प्रमोद कुछ फ्रस्ट्रेटेड था। प्रीति, तुम गौरव को हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे अपनी ट्यूटरिंग क्लास में जाना है? क्या तुमने फिर से उसका ब्रेन वॉश किया है? तुम उसे पढ़ने से रोक रही हो और उससे काम करवा रही हो। प्रीति ने उसे कोल्डली देखा। अगर मुझ में ब्रेन वॉश करने की क्षमता होती तो मैंने कब का तुम्हारा कर दिया होता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि गौरव तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। तुम हृदयहीन और लालची हो, लेकिन वह तुमसे दूषित नहीं हुआ है। प्रमोद को अपने बेटे के सामने डांटे जाने पर बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। उसने चिल्लाया, अपना मजाक बंद करो। तुम जल्दी से अस्पताल जाओ और बच्चे से छुटकारा पाओ। श्रीमती वर्मा सच्चे इरादे से यहाँ आई हैं, वह तुम्हें धोखा नहीं देंगी। श्रीमती वर्मा ने मुझे पहले ही 10 लाख दे दिए हैं। जैसे ही वह तुम्हें बच्चे से छुटकारा पाते हुए देखेंगी, वह तुम्हें और भी ज्यादा पैसे देंगी। तो उसने पहले ही पैसे स्वीकार कर लिए थे। उसने अपनी सारी इंसानियत खो दी है। गुस्से में प्रीति ने उसे टॉन्ट किया, प्रमोद, क्या तुम साधारण गणित भी नहीं कर सकते? श्रीमती वर्मा की ईमानदारी कितनी कीमती हो सकती है? 10 लाख। अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो उसे वर्मा परिवार की कितनी दौलत मिल सकती है? क्या वह श्रीमती वर्मा की ईमानदारी से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है? प्रमोद वास्तव में चौंक गया। श्रीमती वर्मा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचते हुए कि क्या उसे कीमत बढ़ानी चाहिए और 10 करोड़ मांगने चाहिए। श्रीमती वर्मा ने अचानक स्कॉफ किया। प्रीति, तुम्हारा इरादा वर्मा परिवार से पैसे ऐंठने का ही है। बच्चा सिर्फ तुम्हारे लिए दौलत कमाने का जरिया है। तुम सच में मुझे डिस्गस्टिंग लगती हो। भले ही तुम बच्चे को रखना चाहो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वर्मा परिवार इसे स्वीकार करता है या नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी और न ही आकाश करेगा। आकाश केवल आस्था द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को स्वीकार करता है। तुम्हारे पेट में जो है वह बस एक बास्टर्ड है, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी हद पार मत करना। मैं प्रमोद का लिहाज करते हुए बच्चे के लिए पैसे देने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती गर्भपात के लिए अस्पताल ले गई होती। उसके एरोगेंट शब्दों को सुनकर प्रीति का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा लूसिड था। उसका वास्तव में बच्चे को रखने का कोई इरादा नहीं था, वह मूल रूप से गर्भपात कराने जा रही थी। लेकिन स्वेच्छा से गर्भपात कराने और जबरन ऐसा कराने में फर्क है। वह किसी भी हाल में अपने पेट में पल रहे बच्चे को प्रमोद के लिए दौलत कमाने का जरिया नहीं बनने देगी। मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। श्रीमती वर्मा ने प्रमोद को पैसे बहुत जल्दी दे दिए। क्या आपको नहीं लगता मैं आंख मूंद कर उसकी बात मानूंगी और बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी? आप मुझे जबरदस्ती गर्भपात के लिए अस्पताल ले जाना चाहती हैं? तब मैं पुलिस को फोन कर सकती हूं और आपको गिरफ्तार करवा सकती हूं। इसके अलावा मैं आपको चेतावनी देती हूं, अगर आपने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं आस्था से बदला लूंगी। ऐसा लगता है कि श्रीमती वर्मा को आस्था के पेट में पल रहे बच्चे की खास परवाह है। क्या आप दांव लगा सकती हैं? अंदाजा लगाए, अगर मेरा बच्चा चला गया तो क्या मैं पागलपन की हद तक बदला लूंगी? श्रीमती वर्मा का चेहरा डार्क हो गया। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो? श्रीमती वर्मा ने मुझे पहले धमकाया था। मैं तो बस रिटेलिएट कर रही हूँ। तो आप मुझे बुली कर सकती हैं, लेकिन मुझे वापस लड़ने की इजाजत नहीं देंगी। क्या आप सोचती हैं कि मैं संत हूँ? प्रीति, अगर तुमने आस्था के पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। प्रीति को यह फनी लगा। क्या श्रीमती वर्मा को शर्म नहीं आती? आप मुझसे मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह रही हैं, जबकि अगर मैंने आस्था के बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मेरी जान लेने की धमकी दे रही हैं। क्या वह आपकी नज़र में अकेली इंसान है और मैं नहीं? बेशक तुम नहीं हो। इसलिए जहां तक आकाश और मेरा सवाल है, जो बच्चा तुम कैरी कर रही हो वह इंसान नहीं है। श्रीमती वर्मा ने उसे डिस्डेनफुली देखा। वर्मा परिवार से पैसे ऐंठने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। आकाश ने कहा कि वह सिर्फ आस्था द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को चाहता है। दूसरी महिलाएं उसका बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हैं। क्या तुम समझी? तुम लायक नहीं हो। प्रीति का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। ये वाकई कुछ ऐसा था जो आकाश कह सकता था। उसने जबरदस्ती अपने आंसू रोके और उदासीनता से पूछा, क्या आकाश को पहले से ही पता है कि मैं गर्भवती हूँ? बेशक। उसने ये भी कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। बेशक, अगर उसे बच्चा चाहिए होता तो वह मुझे गर्भपात के लिए तुम्हारे पास क्यों भेजता? श्रीमती वर्मा ने स्कॉफ किया। अगर उसे तुम्हारी या तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे की जरा भी परवाह होती तो क्या वह पूरी रात आस्था के साथ रहता? क्या वह तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करता? कल रात बारिश शुरू होने के बाद से वह उसके पास से नहीं हटा है। क्या तुम्हें वैसा ही ट्रीटमेंट मिला? प्रीति की आंखें एक पल के लिए ब्लैंक हो गईं।
क्या आकाश को कल रात जब वह उसके पास आया था तभी उसकी गर्भावस्था के बारे में पता था? क्या वह जानबूझकर उसकी परीक्षा ले रहा था? बारिश। हाँ, आकाश के उसके यहाँ से जाने के बाद ही बारिश शुरू हुई थी। तो उसे छोड़कर वह सीधे आस्था के पास चला गया। उसके चेहरे के भाव बदलते देखकर प्रमोद ने आग में घी डाला। यिन यिन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए महसूस नहीं होता, लेकिन आकाश को भी यह बच्चा नहीं चाहिए। तुम अकेले बच्चे को नहीं पाल सकती, है ना? बिना पिता के प्यार के बच्चे का बड़ा होना दयनीय होता है। मैंने आज सुबह उसे श्रीमती वर्मा से कहते हुए सुना कि वह सिर्फ मिस आस्था का बच्चा चाहता है। उसने साफ कर दिया कि वह सिर्फ मिस आस्था की परवाह करता है और तुम बस एक सब्स्टिट्यूट थी। अपने पिता की सलाह मानो, जाओ और गर्भपात करवा लो। चूंकि तुम वैसे भी आकाश से तलाक ले रही हो, तो ग्रेसफुली अलग होना बेहतर नहीं है। श्रीमती वर्मा ने पहले ही पैसे तैयार कर लिए हैं। जैसे ही तुम गर्भावस्था टर्मिनेट करने को तैयार होगी, हमें एक मोटी रकम मिलेगी। श्रीमती वर्मा वास्तव में जेनरस हैं, कौन सी सास तुम्हें इतना पैसा देगी? वह बड़बड़ाता रहा, लेकिन प्रीति बस हंसना चाहती थी। उसकी अज्ञानता पर हंसना, क्योंकि उसे आस्था के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। उसने एक बार चुपके से आस्था के ड्रेसिंग स्टाइल की नकल की थी और उसके पर्सनालिटी की नकल करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसके बोलने के टोन की भी। लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि आकाश ने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया। जैसे ही आस्था गर्भवती हुई, उसने तुरंत उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी भावनाओं और विचारों के प्रति पूरी तरह से इंडिफरेंट था। उसकी एकमात्र भूमिका, ऐसा लगता था, रात में उसकी कुछ जरूरतों को पूरा करना था जो आस्था पूरा नहीं कर सकती थी। वह आस्था के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि वह उसे छूने तक का रिस्क नहीं उठा सकता था। ये सोचते हुए प्रीति ने एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, पैसे लौटा दो। क्या मैं तुम्हें श्रीमती वर्मा को 10 लाख वापस करने के लिए कह रही हूँ? अगर तुम नहीं करोगे तो यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें पिताजी कहूंगी। प्रमोद से पैसे वापस करने के लिए कहना उसकी जान मांगने जैसा था। उसने बार बार सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता। मैंने ये पैसा पहले ही कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर लिया है। हमारे घर में अभी भी लाखों का कर्ज है। यिन यिन, जिद मत करो, मेरी बात सुनो। गर्भावस्था खत्म करो, बचे हुए पैसे लो और आगे बेहतर दिन आएंगे। तो तुम पैसे के लिए मेरे गर्भपात को रोकने के बजाय हमारे पिता बेटी के रिश्ते को तोड़ना ज्यादा पसंद करोगे। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ? क्या तुम मुझे विलन दिखाना बंद नहीं कर सकती? क्या ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है? अगर यह वाकई मेरे भले के लिए होता तो तुम पैसे लौटा देते। एक अनबॉर्न चाइल्ड को पैसे के बदले ट्रेड करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कॉन्शियसलेस है? श्रीमती वर्मा ने उनकी बहस सुनी और इम्पेशेंट महसूस किया। प्रीति, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बस एक कीमत बताओ। क्या तुम्हारा वर्मा परिवार से शादी करना पैसे के लिए ही नहीं था? अब तुम किस मॉरल हाई ग्राउंड पर आने की कोशिश कर रही हो? प्रीति के रक्त का प्रवाह तेज हो गया और उसके निचले पेट में फिर से हल्का दर्द शुरू हो गया। उसकी हालत अच्छी नहीं थी और भावनात्मक उतार चढ़ाव से उसे फिर से ब्लीडिंग हो सकती थी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप सब मेरी नज़रों से दूर हो जाएं। तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? क्या तुम अभी भी मेरे बेटे को रखने के लिए अपने पेट में पल रहे बच्चे को रखने की योजना बना रही हो? श्रीमती वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्कॉन किया। खुद को मूर्ख मत बनाओ, आकाश में तुम्हारे लिए कोई रुचि नहीं है। भले ही तुम उसके सैकड़ों बच्चे पैदा कर दो, वह तुम्हारी तरफ दूसरी नज़र से नहीं देखेगा। वह तुम्हारे पैदा किए हुए बच्चे की परवाह नहीं करेगा। तुम किस बात से चिपकी हुई हो? प्रीति ने उसे कोल्डली देखा। अगर श्रीमती वर्मा आज अकेली आई होती, बिना प्रमोद को लाए या उसे पैसे दिए, तो उसने शायद गर्भपात पर विचार किया होता। अब जब पैसे शामिल थे तो मामले की प्रकृति बदल गई थी। वह वास्तव में आकाश से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि यह जितना संभव हो उतना डिग्निफाइड हो। श्रीमती वर्मा, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। सब कुछ पैसे से सुझाने की आपकी योजना मेरे साथ काम नहीं करेगी। अपने अंगरक्षकों को एक तरफ हटने के लिए कहिए, मेरे रास्ते में मत खड़े होइए। वरना मैं पोलाइट नहीं रहूंगी तो मुझे दोष मत देना। क्या तुम फिर से लोगों को सुई चुभाओगी? श्रीमती वर्मा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मैंने तुम्हारे ट्रिक्स के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। क्या तुमने ध्यान दिया कि मेरे अंगरक्षकों ने आज क्या पहना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुइयां इसे भेद सकती हैं? प्रीति मन ही मन कड़वाहट से हंस दी। प्रीति ने दोनों अंगरक्षकों पर एक नजर डाली। वे दोनों आज कड़े सूट में थे, इतनी गर्मी में भी चमड़े के दस्ताने पहने हुए थे, सिर से पैर तक पूरी तरह से हथियारबंद थे, बस उनके चेहरे ही दिख रहे थे। हालांकि दोनों अंगरक्षक 1 मीटर 90 से ज्यादा लंबे थे। सुई से उनके सिर के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर वार करना उतना ही मुश्किल था जितना सीधे उन दोनों को नीचे गिरा देना। सुई काम नहीं आएगी। जैसे ही वह कार में जाने के लिए मुड़ी, दोनों अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी बांह दर्द से कुचली जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? श्रीमती वर्मा ने घृणा से कहा। और क्या? जाहिर है तुम्हें गर्भपात के लिए ले जा रहे हैं। इसे कार में डालो और अस्पताल ले चलो। गौरव गुस्से से आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो। क्या तुम दिन दहाड़े जबरन गर्भपात करवाओगी? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? श्रीमती वर्मा ने उसकी ओर देखा और तिरस्कार से झोंकते हुए कहा, मैं ही कानून हूँ। मैं बस इसे गर्भपात के लिए ले जा रही हूँ, मार नहीं रही। तुम कौन होते हो? बच्चे बखेड़ा खड़ा करने वाले।
प्रमोद, अपने बेटे को फौरन यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मुझे इसे भी संभालने के लिए मजबूर मत करना। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी इसे ले जाता हूँ। प्रमोद दौड़कर आगे आया और गौरव को गले लगा लिया। अभी अपनी कोचिंग क्लास जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। गौरव ने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। क्या आप पागल हो गए हैं? आपकी बेटी को जबरन गर्भपात के लिए ले जाया जा रहा है और आप सहयोगी बन रहे हैं। हटिए, मेरा आप जैसा कोई पिता नहीं है। प्रमोद को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसे मजबूती से पकड़ रखा था। श्रीमती वर्मा, आप प्रीति को अब ले जा सकती हैं। काम हो जाने के बाद बस याद रखिएगा कि आपने मुझसे क्या वादा किया था। श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया और अंगरक्षकों को इशारा किया, कार में डालो। दोनों तरफ के अंगरक्षकों ने प्रीति को आलू के बोरे की तरह कार में ठूंस दिया। फिर कार चल पड़ी। श्रीमती वर्मा भी कार में बैठ गईं। वह आगे बैठी और अपने दिल में बड़े संतोष के साथ पीली पड़ चुकी प्रीति को देखा। चलो, आस्था अस्पताल। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा। गौरव अभी भी प्रमोद के साथ संघर्ष कर रहा था और उसकी आंखें भर आईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका सगा पिता उसके सौतेले भाई से भी कम देखभाल करने वाला होगा। पिछला शीशा रियरव्यू मिरर से श्रीमती वर्मा ने गौरव को प्रमोद को मारते देखा। वह कुछ सोचते हुए बोली, प्रीति, तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई काफी जुनूनी है। वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है, लगता है। प्रीति वापस मुड़ी और ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हें धमकाने का एक और अच्छा तरीका याद आया। अगर तुमने दोबारा आस्था को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाऊंगी। अगर आपने गौरव को छूने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देती हूं कि आस्था और उसके बच्चे को 2 गुना सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप कोशिश करके देख सकती हैं कि मेरी हिम्मत है या नहीं। श्रीमती वर्मा को झटका लगा और गुस्सा भी आया। इसका मुंह बंद करो। मुझे इस छोटी कमीनी से एक और शब्द नहीं सुनना है। अंगरक्षक ने तुरंत एक तौलिया निकाला और बिना किसी दया के प्रीति के मुंह में ठूंस दिया। प्रीति को एक मौका दिखा और उसने एक अंगरक्षक को जोरदार लात मारी, फिर दूसरे अंगरक्षक के सिर पर एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सुई मारने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसकी ताकत अंगरक्षकों की तुलना में कम थी। ऊपर से वह 2 अच्छी तरह से प्रशिक्षित अंगरक्षकों से निपट रही थी। वह विफल रही। अंगरक्षक ने न केवल उसकी लात झेली, बल्कि उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। उसकी कलाई से कटाक की आवाज आई। वह टूट गई थी। तीव्र दर्द की लहर उस पर छा गई और वह सुई को और पकड़ नहीं पाई। उसकी आखिरी उम्मीद भी गिर गई। अंगरक्षक ने जल्दी से उसे जकड़ लिया और उसे विरोध करने से रोकने के लिए उसके हाथों को एक साथ बांध दिया। फ्रैक्चर ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। प्रीति दर्द से कराहती हुई पीठ के सहारे दब गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे अपने निचले पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद एक गर्म सनसनी हुई। ताज़ा खून लगातार बहता रहा, जिससे उसकी पैंट लाल हो गई। एक ही पल में भूरे रंग की चमड़े की सीट भी ताज़े खून से सन गई। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। प्रीति ने खुद को संभालने के लिए अपनी भारी इच्छाशक्ति जुटाई, बेहोश न होने की हिम्मत करते हुए। अगर वह बेहोश हो जाती तो कौन जानता था कि क्या भयानक हो सकता है। उसे श्रीमती वर्मा के चरित्र पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। अंगरक्षक स्तब्ध था। मैडम, इसे क्या हुआ है? श्रीमती वर्मा पीछे मुड़ी और जैसे ही उन्होंने प्रीति को इतना खून बहते देखा, वह तुरंत समझ गईं, इसका गर्भपात हो रहा है। खून बहुत तेजी से बह रहा था और उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि एक मानव शरीर में इतना खून हो सकता है। श्रीमती वर्मा भी थोड़ी घबरा गईं। उन्हें डर था कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो प्रीति उनकी कार में अत्यधिक खून बहने से मर सकती है। नहीं, वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति उनकी कार में मरे। वह अस्पताल में मर सकती है, वह सड़क पर मर सकती है, बस उनकी कार में नहीं। अन्यथा उस पर एक मौत का इल्जाम लगेगा और यह कोई खेल नहीं था। अगर श्री वर्ण को पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। घर में बड़ी मालकिन भी थी, डॉक्टर शकुंतला। पिछली बार जब श्रीमती वर्मा ने प्रीति को मारा था तो उन्होंने अपनी ओर से दस्ताने पहन लिए थे। अगर इस बार प्रीति को मार दिया गया तो बड़ी मालकिन क्या करेंगी, वह सोचना भी नहीं चाहती थी। घबराहट में उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया, तेज चलाओ, तेज। यह मर रही है, बस लाल बत्ती तोड़ दो। ड्राइवर ने कार को जितनी जल्दी हो सके आस्था अस्पताल तक दौड़ाया। प्रीति मुश्किल से होश में थी और अगर वह खुद को जगाए रखने के लिए बेताब संघर्ष नहीं करती, इस डर से कि श्रीमती वर्मा उसे मार सकती हैं, तो वह अब तक बेहोश हो चुकी होती। जब कार का दरवाजा खुला तो अंगरक्षक उसे आपातकालीन बिस्तर पर ले गया। फिर उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। एक ऑपरेटिंग लाइट उसके सिर के ऊपर तेजी से चमक रही थी। उसकी चमक से उसकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई थी। उसने डॉक्टर को एक स्थिर लय में निर्देश देते सुना, ऑक्सीजन, AB रक्त समूह, रक्त आधान की तैयारी करो, 800 सीसी। इसका गर्भपात हो गया है। एनेस्थीसिया, DNC की तैयारी करो। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर हुआ, प्रीति पूरी तरह से होश खो बैठी और एक अंतहीन अंधेरे में चली गई। जैसे सदियां बीत गईं, उसने धीरे धीरे होश रिगेन किया। उसकी कलाई में दर्द, उसके निचले पेट में दर्द, उसकी इंद्रियों पर हावी होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलीं, तीव्र प्रकाश से समायोजित हुई और फिर अपने बगल में गौरव को देखा। युवक की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जाहिर है रोने से। उसके कपड़े गंदे और दागदार थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रमोद के साथ लड़ाई के कारण वह सीधे अस्पताल आया होगा।
उसकी सबसे असहाय स्थिति में, उसके सबसे अंधेरे पलों के दौरान, उसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। प्रीति के चेहरे पर आंसू बह निकले। गौरव। गौरव ने उसके आंसू पोंछे। रोना मत, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन प्रीति और भी जोर से रोई। तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अपना बदला खुद लूंगी। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। गौरव का चेहरा भावहीन था। पढ़ाई बेकार है? नहीं, यह उपयोगी है। मेरी सुनो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। पढ़ाई न तो तुम्हें बचाएगी और न ही वर्मा परिवार को गिराएगी। मैं छोड़ रहा हूँ। प्रीति घबरा कर बैठ गई। मुझे डराओ मत। गौरव, तुम क्या योजना बना रहे हो? गौरव ने धीरे से लेकिन मजबूती से उसे वापस लिटा दिया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए इस अन्याय का बदला लूंगा, इसलिए रोना मत। वर्मा परिवार को रोना चाहिए। प्रीति ने उसकी आंखों में पहले से बदलाव देखा। उसकी ठंडी नजर कुछ हद तक डरावनी हो गई थी। उसने अपनी बिना चोट वाली हाथ से गौरव का हाथ पकड़ा तो पाया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। गौरव, मेरी बात सुनो, तुम एक छात्र हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें करना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए न्याय के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मैं कोई असहाय बड़ी बहन नहीं हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मुझ में क्षमता है। गौरव ने उसकी ओर देखा, जो उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसका हाथ बहुत पीला था, उसमें खून का कोई रंग नहीं था। हालांकि उसे रक्त आधान दिया गया था, फिर भी उसका शरीर अत्यधिक खून की कमी से उबर नहीं पाया था। उसने उसके दूसरे हाथ को देखा। इस हाथ को किसी ने तोड़ दिया था और यह पट्टियों की परतों में लिपटा हुआ था। गौरव के दिल में गुस्सा जोरों से जल रहा था। वर्मा परिवार को उसे इस तरह क्यों धमकाने की अनुमति होनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। जिस व्यक्ति ने उसे गर्भवती किया, क्या वह आकाश नहीं था? आकाश ही अपराधी था। उसके बिना वह गर्भवती नहीं होती। लेकिन उसे यह बच्चा नहीं चाहिए था। उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। प्रीति को जबरन श्रीमती वर्मा द्वारा गर्भपात के लिए अस्पताल लाया गया था। क्या ये काफी नहीं है? उन्होंने उसका हाथ भी क्यों तोड़ना था? उसका हाथ सुई पकड़ने के लिए था, मरीजों पर एक्यूपंक्चर करने के लिए था, उसे फ्रैक्चर करके। क्या वे उसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? जब वह वहां पहुंचा तो उसे अभी भी आपातकालीन कक्ष में पुनर्जीवित किया जा रहा था। श्रीमती वर्मा में यह ढिठाई थी कि उन्होंने दावा किया कि प्रीति का कार में गर्भपात हो गया था और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने प्रीति को बहुत ज्यादा खून बहाने के लिए मजबूर किया, लगभग उसकी जान ले ली और फिर भी दावा किया कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वह सीधे चली भी गईं, प्रीति की जिंदगी या मौत की परवाह किए बिना। पूरा परिवार मरने लायक था। गौरव ने जबरदस्ती अपना गुस्सा दबाया और शांत लहजे में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम इसे खुद संभालो, मैं दखल नहीं दूंगा। तो तुम्हें वापस जाकर अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी रखनी चाहिए। ठीक है, मुझसे झूठ मत बोलना। नहीं बोलूंगा। प्रीति आखिरकार शांत हुई और उसका हाथ छोड़ दिया। लाल आंखों से उसने कहा, क्या तुम इससे डर गए? तुम्हारा हाथ इतना ठंडा है, जैसा कि मुझे याद है वे बहुत गर्म हुआ करते थे। मैं डरा नहीं हूं। वह डरा नहीं था, वह गुस्सा था, वह नफरत से भरा था। फिर भी प्रीति ने खुद को दोषी ठहराया। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहिए था और तुम्हें मानव स्वभाव का अंधेरा पक्ष नहीं दिखाना चाहिए था। क्या तुम्हारी दुनिया हमेशा इतनी अंधेरी रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले लाना चाहिए था। अन्यथा आज जैसी स्थितियों में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अंधेरा हमेशा रहा है, लेकिन अच्छे पहलू भी हैं। क्या मेरे पास तुम नहीं हो? जिस तरह तुमने प्रमोद को मारा, उसने मुझे अंदर तक छू लिया। हाँ, जब तुम्हें ले जाया गया तो मैंने उसकी पसलियां तोड़ दी। वह भी अब अस्पताल में है। ये सुनकर प्रीति चौंक गई। तुम इतने क्रूर थे। आखिरकार उसने तुम्हें बेच दिया और तुम्हें लगता है कि मेरे कार्य बहुत कठोर थे। मैंने यह नहीं कहा कि यह बुरी बात थी कि तुम बहुत कठोर थे, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। गौरव ने सिर हिलाया। ये देखकर कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही थी। वह जबरन गर्भपात के कारण दुख से उदास या भ्रमित नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। वह वास्तव में पूरी तरह से बेपरवाह नहीं थी। एक बार जब प्यार का दिमाग हटा दिया गया तो उसने अपना दृढ़ और मजबूत पक्ष दिखाया। क्या तुम अस्पताल में यहीं रुकने वाली हो या घर जा रही हो? प्रीति चौंक गई। कितना समय हो गया है? मुझे जल्दी घर जाना होगा, दादी मेरा घर पर इंतजार कर रही हैं। 11:30 हो चुके हैं। प्रीति बिस्तर से उतरने के इरादे से रजाई उठाई। मुझे घर जाकर दादी के लिए खाना बनाना है। जब मैं निकली थी तो मैंने उनसे झूठ कहा था कि मैं कुछ किराने का सामान खरीदने जा रही हूँ। गौरव ने उसकी कलाई पर पट्टी की ओर देखा। तुम इस हालत में अपने हाथ से कैसे खाना बनाओगी? ये ठीक है, मेरे पास अभी भी दूसरा हाथ है। चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। मेरा फ्रैक्चर गंभीर नहीं है, यह 1 या 2 महीने में ठीक हो जाएगा। मैं अपाहिज नहीं हो जाऊंगी। जब वह बात कर रही थी, उसने रोगी गाउन पर ध्यान दिया जो उसने पहना हुआ था। उसे तब याद आया, उसके अपने कपड़े खून से लथपथ थे, वह अब उन्हें नहीं पहन सकती थी। उसने गौरव की ओर देखा। क्या तुम मेरी मदद करके एक नई पोशाक खरीद सकते हो? मैं इस तरह कपड़े पहनकर घर नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रुकना चाहिए। तुमने बहुत खून खो दिया है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। गर्भपात कोई छोटी बात नहीं है।
अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो इससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मैं घर पर भी आराम कर सकती हूँ, मैं आस्था अस्पताल में किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली हूँ। बस जाओ और जल्दी से मेरे लिए कपड़ों का एक सेट ले आओ, नहीं तो घर लौटने में बहुत देर हो जाएगी और दादी को शक हो जाएगा। ये सब होने के बाद भी तुम उन्हें बताने की योजना नहीं बना रही हो। नहीं, बेहतर है कि उन्हें ना पता चले। अगर उन्हें पता चला तो वह गुस्सा होंगी और परेशान होंगी। इससे केवल उनकी स्वास्थ्य स्थिति और खराब होगी। गौरव के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तुम पहले लेट जाओ, मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ। हालांकि जैसे ही वह वहां से निकला, नेहा अपनी 3 पोतियों के साथ आ पहुंची। समय इतना सटीक था कि प्रीति को शक हुआ कि वे निगरानी कर रही थीं और तभी आई जब उन्हें पता चला कि गौरव जा चुका है। प्रीति, ये सब तुम्हारी करतूत है, तुम्हारे पिता को तुमने इतना नुकसान पहुंचाया कि उनकी 3 पसलियां टूट गईं। प्रीति ने नेहा को ठंडी निगाह से देखा जो उसकी ओर भाग रही थी। क्या ये वही नहीं है जो वह लायक है? उसने मुझे श्रीमती वर्मा को बेच दिया, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आपने कैसा बेटा पाला है जो अपनी ही बहन को बेच देता है? क्या वह इंसान भी है? बकवास करना बंद करो, उसने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया। तुम्हें बेचने की क्या बकवास है, तुम इतने कठोर शब्द क्यों कहोगी? नेहा गुस्से से थूक रही थी, उसका चेहरा क्रूरता से भरा था। इसके अलावा एक बेटी के रूप में तुम्हें अपने पिता की सुननी चाहिए। वह जो भी करने के लिए कहें तुम्हें करना चाहिए। वर्मा परिवार को तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की जरूरत कभी नहीं थी। तुम्हारे पिता ने बस स्थिति का फायदा उठाया। तुम्हें वर्मा परिवार को दोष देना चाहिए, अपने पिता को क्यों दोष दे रही हो? तुम छोटी कमीनी, यहाँ तक कि अपने पिता और भाई के बीच भी विवाद पैदा कर रही हो। तुम कुछ नहीं हो। तुम वर्मा परिवार द्वारा छोड़े जाने के लायक हो। तुम जैसी इंसान को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। प्रीति ने उसके शाप सुने, उसका चेहरा भावहीन था। शायद वह पहले ही डांट सुनने की आदी हो चुकी थी। शायद उसने पहले ही केवल शापों से कहीं ज्यादा अंधेरी चीजें देख ली थी, इसलिए ये छोटे मोटे शब्द अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। दादी, अब मैं तुम्हारी प्यारी दादी हूं, क्यों नहीं कह रही हैं? प्रमोद की बस 3 पसलियां टूटी हैं और आप इतनी चिंतित हैं। मेरी न केवल कलाई टूट गई बल्कि गर्भपात भी हो गया। आप कुछ चिंता क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, आपको केवल अपने बेटों की परवाह है। अब आपने ढोंग करना बंद कर दिया है और खुले तौर पर मुझे कोसना शुरू कर दिया है। मैंने प्रमोद और गौरव के बीच कोई विवाद नहीं भड़काया। गौरव बेवकूफ नहीं है, वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से जानता है। वह टेढ़ा नहीं पला है, शुक्र है। वैसे नैना, क्या तुम्हें मुझे कुछ समझाना नहीं चाहिए? नैना अनभिज्ञ लग रही थी। चचेरी बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे मामलों में कैसे शामिल हो सकती हूँ? जानबूझकर अनजान बन रही हो। आस्था ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुमने ही उसे मेरी गर्भावस्था के बारे में बताया था। मैंने नहीं बताया। चचेरी बहन, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा हो, क्योंकि तुम आस्था का इस्तेमाल करके मेरा गर्भपात कराना चाहती थी ताकि तुम मेरी जगह ले सको। तुमने सोचा था कि तुम्हारी कुटिल योजनाओं को कोई नहीं देख पाएगा। नैना की आंखों में आंसू भर आए, वह दुखी लग रही थी। दादी, मैंने नहीं किया, चचेरी बहन ने मुझे गलत समझा। मुझे जीजाजी के लिए थोड़ा सा स्नेह है, लेकिन मैं अपनी चचेरी बहन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नेहा ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रीति, क्या तुम एक पागल कुतिया हो? क्यों नैना पर यूं ही इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि नैना को धमकाना आसान है, इसलिए तुम जानबूझकर सब कुछ उस पर दोष दे रही हो? क्या नैना को धमकाना आसान है? प्रीति को यह मजेदार लगा। तुम सब में क्या वह सबसे चालाक नहीं है? चचेरी बहन मेरे बारे में ऐसा कह रही है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जीजाजी के करीब आऊं, तो तुम सीधे कह सकती थी, मुझे इस तरह नीचा क्यों दिखा रही हो? क्या अगर मैं तुम्हें आकाश के पास न जाने के लिए कहूं तो तुम सुनोगी? नैना ने सिर हिलाया। चचेरी बहन, तुम्हें वास्तविकता का सामना करने की जरूरत है। भले ही मैं जीजाजी से दूर रहूं, वह तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। उन्हें तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं चाहिए था, तुम्हें उन्हें भूल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए जीजाजी की देखभाल कर सकती हूँ। प्रीति उसकी बेशर्मी से इतनी हैरान थी कि वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। जब वह अभी भी हैरान थी, गौरव लौट आया। वार्ड में परिवार के 4 अतिरिक्त सदस्यों को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखकर नेहा उत्साहित और चिंतित दोनों हो गईं। मेरे प्यारे पोते, यहाँ आओ, दादी देखें कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वह फिर से गौरव की बांह पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने अधीरता से टाल दिया। तुम सब बाहर निकलो। मेरे पिता की पसलियां टूट गई हैं, तुम उन्हें देखने क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने कुछ नहीं पकड़ा और कुछ हद तक नाखुश थी। तुम्हें क्या हुआ है, बच्चे? तुम अपनी दादी के प्रति उतने स्नेही नहीं हो जितने तुम पहले हुआ करते थे। क्या तुम भूल गए कि उन्होंने तुम्हें बचपन में कितना लाड़ प्यार किया था? मैं भूल गया। नेहा चौंक गई, फिर बोली, भले ही तुम अपनी दादी की दयालुता भूल गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता को मारने की? एक बेटे के रूप में तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। वह न केवल अनैतिक है बल्कि उसे अदालत में भी ले गई, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच संबंध टूट गया। तुम उससे दूर रहना, वह दुर्भावना से भरी हुई है। अगर तुम उसके ज्यादा करीब रहोगे तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। दादी की सुनो, मेरे साथ चलो। चलो तुम्हारे पिता से मिलते हैं।
तुम्हें यहाँ उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए। अगर उसका गर्भपात हो जाता है तो ठीक ही हुआ। उसने जो कुछ भी कहा, गौरव का चेहरा और डूबता चला गया। उसकी बात के अंत तक गौरव ऐसा लग रहा था जैसे उसके उदास भाव से बारिश हो सकती है। तो इस तरह के कमीने को तुमने मेरे पिता के रूप में पाला है। नेहा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सभी कड़वी सलाह के बाद उसका पोता ऐसे शब्दों से जवाब देगा। प्यारे पोते, तुम क्या कह रहे हो? तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मेरे पिता ने पैसे के लिए अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मजबूर किया और उस शापित श्रीमती वर्मा के साथ साजिश रची। उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसके अलावा उनकी गलतियां यहीं नहीं रुकती। वे बहुत हैं, और हो सकता है कि मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता भी न हो। गौरव को याद आया कि प्रमोद ने पहले कैसे कहा था कि उसने प्रीति की शादी से पहले आकाश से चुपके से 20 लाख का दहेज निकाला था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जानता हूं कि वह एक अच्छे पिता नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रमोद ऐसा नीच हो सकता है। अगर वह मेरे पिता ना होते तो मैं सिर्फ उनकी पसलियां तोड़ने से ज्यादा करता। उनके जैसे बेशर्म आदमी को अपंग होना चाहिए। और अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के गर्भपात के लायक होने के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी पसलियां भी तोड़ दूंगा। तुम जैसे बड़े कैसे हो सकते हो? उसका गर्भपात इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सास ने उसे नुकसान पहुंचाया, और तुम यहाँ उसे दोष दे रही हो। तुम सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि नैना और उसकी बहनें डर के मारे पीछे हट गईं। उन्हें चिंता थी कि वे उसे और भी ज्यादा नाराज कर देंगी। प्रमोद परिवार में लड़कों को स्वाभाविक रूप से लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता था। छोटी उम्र से ही उन्होंने आज्ञा मानना, अपने भाइयों के लिए सभी बलिदान देना, किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा न करना, या यहाँ तक कि उनसे बहस न करना सीखा। भले ही गौरव उनका सगा भाई नहीं था, फिर भी प्रमोद परिवार में उसका दर्जा उनके असली भाई से भी ज्यादा था। वह शायद प्रमोद परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य था। नेहा भी अपने पोते से कुछ हद तक डरती थी, लेकिन वह उसे प्रीति का पक्ष लेने देना नहीं चाहती थी। प्यारे पोते, अगर तुम्हें अपनी दादी की पसलियां तोड़ने से अच्छा महसूस होता है तो आगे बढ़ो। लेकिन तुम प्रीति के साथ खड़े नहीं हो सकते। तुम अभी छोटे और भोले हो, और दादी तुम्हें दोष नहीं देंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहन कितनी जोड़ तोड़ करने वाली है। अपने पिता को भी दोष मत दो। वह किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारे लिए नहीं है? घर इतना कर्ज में डूबा हुआ है, तुम्हारे पिता परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आखिरी सहारा है। गौरव की आंखें लाल हो गईं। ये ठीक इसलिए है कि उन्होंने जो पैसा छल से प्राप्त किया वह मेरे लिए था कि मैं उनसे नाराज हूं। मुझे अपनी बहन से निकाले गए खून पर जीने की जरूरत नहीं है। मैं पिशाच नहीं हूं। मैं कोई परजीवी कृमि नहीं हूं। मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूं। प्रीति बिस्तर पर बैठी उसके शब्दों को सुन रही थी, और उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसके भाई की अंतर्राष्ट्रीय मिडिल स्कूल की शिक्षा बर्बाद नहीं हुई। ये सिद्धांत निश्चित रूप से उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं सिखाए गए थे, बल्कि स्कूल में उसके शिक्षकों द्वारा सिखाए गए थे। प्रीति कड़वाहट से हंस पड़ी। नेहा, सोना और दीना ने गौरव की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उनका छोटा भाई पहले कभी ऐसे नहीं बोला था। वह हमेशा कहता था कि भविष्य में वह उन्हीं पर निर्भर रहेगा और उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के लिए जोर देता था ताकि वह शादी कर सके। गौरव अब इतना अलग क्यों व्यवहार कर रहा था? कौन जिम्मेदार था? दुखी होकर नेहा ने प्रीति को कोसना शुरू कर दिया। तूने मेरे पोते से क्या कहा जो वह ऐसा हो गया? वह तो कितना आज्ञाकारी था, और अब तूने उसे पूरी तरह से बहका दिया है। प्रीति ने उदासीनता से उसे देखा। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपका पोता बिगड़ा नहीं, वरना तो वर्मा परिवार का पतन निश्चित था। मुझे कोसने में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। जल्दी वापस जाओ और अपने बेटे की देखभाल करो। वह इस उम्र में भी आत्मनिर्भर नहीं हो सका है और पूरी तरह से अपनी बेटियों को बेचने पर निर्भर है। नेहा ने एक नज़र उस पर डाली, फिर गौरव पर। ये देखकर कि वे दोनों ही उसे दूर भेजना चाहते हैं, वह दांत भींचकर अपनी पोतियों के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद गौरव का भाव थोड़ा सुधरा। उसने नए खरीदे कपड़े बिस्तर पर रखे, फिर प्रीति की ओर पीट करके कहा, इसे पहन लो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। प्रीति ने जल्दी से नए कपड़े पहने और कहा, चलो। वह जाने ही वाली थी कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे तुम्हें उठा लेने दो। प्रीति को सचमुच असहज महसूस हो रहा था। एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था, और उसके निचले पेट में दर्द तेजी से महसूस होने लगा था। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। उसने गौरव के प्रस्ताव को मना नहीं किया और उसकी पीठ पर झुक गई। लड़का अभी भी बढ़ रहा था, थोड़ा दुबला था लेकिन मजबूती से खड़ा था और उसे बाहर ले जा रहा था। आस्था अस्पताल के 5वें मंजिल पर वीआईपी वार्ड में। आस्था फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास खड़ी थी। प्रीति को अस्पताल से बाहर ले जाते हुए देखकर वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। श्रीमती वर्मा, आपकी कार्यक्षमता सचमुच बहुत अधिक है। आपने प्रीति का मामला इतनी जल्दी सुलझा दिया। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। श्रीमती वर्मा ने उसके पेट पर एक नज़र डाली और संतोष में सिर हिलाया। जब तक तुम नहीं डरती, यह अच्छी बात है। मैंने कहा था कि तुम्हारा बच्चा ही वर्मा परिवार का एकमात्र वारिस होगा, और मैं अपनी बात रखूंगी। मेरे साथ होने पर तुम निश्चिंत रह सकती हो, और बस अपनी गर्भावस्था पर ध्यान दो और इस बच्चे को जन्म दो। श्रीमती वर्मा, आप मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगी।
श्रीमती वर्मा ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर भी वह उसे चेतावनी देना नहीं भूली, भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो इसे अपने आप मत संभालना, मुझे पहले बताना, समझी? आस्था ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा। मैं सचमुच इस बार अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने सुना कि प्रीति गर्भवती थी और मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरा काम किया। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपको पहले बताऊंगी और अपने आप कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। उसे यकीन नहीं था कि अगर श्रीमती वर्मा को प्रीति की गर्भावस्था के बारे में पता होता तो क्या वे सचमुच उसका समर्थन करती। आखिर प्रीति के गर्भ में पल रहा बच्चा भी उनका पोता था। क्या पता वे दोनों बच्चों को रखना चाहती हों। इसलिए उसने तुरंत श्रीमती वर्मा को नहीं बताया था। अप्रत्याशित रूप से श्रीमती वर्मा वास्तव में नहीं चाहती थी कि प्रीति वर्मा परिवार के बच्चे को जन्म दे। उन्होंने तुरंत प्रीति को गर्भपात के लिए अस्पताल लाया। उनके कार्यों की गति चौंकाने वाली थी। उनके तरीकों की क्रूरता कंपकंपा देने वाली थी। आस्था को श्रीमती वर्मा के अपने बड़े बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम की नई समझ मिली। कुछ भी जो उसके अजन्मे बच्चे के लिए खतरा बन सकता था, श्रीमती वर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के हटा देती थीं। लेकिन श्रीमती वर्मा, अगर आकाश को पता चला कि आपने प्रीति को गर्भपात के लिए मजबूर किया है तो क्या वह नाराज नहीं होगा? नहीं, श्रीमती वर्मा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सबसे पहले, आकाश प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह लालची महिलाओं से सबसे ज्यादा नफरत करता है और प्रीति ने सिर्फ पैसों के लिए वर्मा परिवार में शादी की है। उसकी नज़र में उसका कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के प्रीति को गर्भपात के लिए मजबूर करती? मैंने कई सावधानियां बरती हैं, इसलिए इस मामले का दोष मुझ पर नहीं आएगा। तीसरा, प्रमोद है। वह आदमी, जब तक उसे पैसा दिया जाता है वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वह इसमें शामिल होगा, प्रीति को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। आस्था को वास्तव में यह डर नहीं था कि आकाश श्रीमती वर्मा से नाराज होगा, बल्कि उसे डर था कि यह मामला उसे भी फंसा देगा और आकाश उससे और दूर हो जाएगा। श्रीमती वर्मा की बातें सुनकर उसे राहत मिली और उसने तारीफ की। मुझे पता था कि श्रीमती वर्मा सबसे सक्षम हैं, सब कुछ संभाल लेती हैं। तो आकाश और प्रीति का तलाक अब नजदीक ही होगा, है ना? हाँ, बस थोड़ा और धीरज रखो और कुछ देर इंतजार करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम वर्मा परिवार में आसानी से शादी करोगी और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को नाजायज नहीं कहा जाएगा। वह बच्चा मेरा पोता है। मैं उसे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। आस्था को आश्वासन मिला और उसने इस विषय पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि श्रीमती वर्मा के साथ बच्चों के पालन पोषण के अनुभवों पर बातचीत करने लगी। श्रीमती वर्मा को उससे इन विषयों पर बात करना बहुत पसंद था और वे खुद को बात करने से रोक नहीं पाईं। हालांकि आस्था ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, फिर भी उसने ध्यान से सुना, जिससे श्रीमती वर्मा को बहुत संतोष महसूस हुआ। दूसरी तरफ प्रीति को इस बात का पता नहीं था कि कोई उसे खिड़की से देख रहा था। गौरव उसे अस्पताल से बाहर ले गया और उन दोनों ने दरवाजे पर ही एक टैक्सी ली। दोपहर का सूरज उस पर चमक रहा था। यह एक गर्म दिन होना चाहिए था, लेकिन उसे ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी कि वह थोड़ी कांप रही थी। ये गर्भपात के कारण अत्यधिक खून बहने के कारण था। उसके गर्भ में बच्चा चला गया था, जो उसकी मूल योजना के अनुरूप था, लेकिन उसका दिल खाली महसूस कर रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। आधे घंटे बाद प्रीति सब्जियों का एक बैग और फलों का एक बैग लेकर घर पहुंची। गौरव ने उसके लिए सब कुछ खरीदा था। वह अपनी गाड़ी, जो उसने मोहल्ले से थोड़ी दूर पार्क की थी, उसे चलाकर वापस घर आई थी। उसने सोचा था कि घर लौटने पर उसकी दादी उस पर शक करेंगी और पूछताछ करेंगी, और उसने अपनी सफाई भी तैयार कर रखी थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अपने कमरे में पहुंचने पर उसने पाया कि उसकी दादी को तेज बुखार था और वह बेहोश थी। प्रीति घबरा गई और खुद को दोष दिया। उसने जल्दी से अपनी दादी का एक्यूपंक्चर उपचार किया और उन्हें दवा खिलाई। वह शाम तक व्यस्त रही। उसकी दादी का बुखार थोड़ा कम हो गया। उसकी दादी अभी भी बेहोश थी, लेकिन प्रीति जानती थी कि वह खतरे से बाहर हैं। उसने राहत की सांस ली और फर्श पर बैठ गई, अपने पेट को पकड़े हुए। उसका दाहिना हाथ घायल था, लेकिन सौभाग्य से उसकी दादी ने उसे बचपन से ही बायां हाथ इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया था। इसलिए जब वह अपने बाएं हाथ से लिखती थी या एक्यूपंक्चर करती थी तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आता था। फर्श थोड़ा ठंडा था। चूंकि उसका अभी अभी गर्भपात हुआ था, वह यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती थी। संघर्ष के बावजूद वह उठने में कामयाब रही, बेडरूम से बाहर निकली और रसोई में अपने लिए एक गिलास दूध गर्म किया। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था और उसे चक्कर आने लगे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना दूध रखा और जवाब देने गई तो देखा कि गौरव बहुत सी चीजें लेकर खड़ा था। युवक की साफ आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाया हूँ, इसे गर्मागर्म पी लो। प्रीति हैरान और भावुक दोनों थी। तुम मेरे लिए चिकन सूप लाए हो? मैंने इंटरनेट पर देखा, उसमें लिखा था कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। प्रीति ने सूंघा, अंदर आओ। मेरी दादी बेहोश हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। अपनी दादी के बारे में सुनकर गौरव अंदर आया। उसने बाकी खाना रसोई में रखा और केवल चिकन सूप को लिविंग रूम में लाया, उसे खाने की मेज पर रखा। जैसे ही उसने लंच बॉक्स खोला, सूप की भरपूर सुगंध कमरे में भर गई। आओ सूप पी लो, इसमें जिनसेंग भी है, तुम्हें उसे भी खाना चाहिए। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे पसंद नहीं है। तुम इसे खाओ, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही गौरव जाने वाला था, वह दरवाजे पर जम गया। उसके जूते आधे उतारे हुए थे।
दरवाजे के बाहर आकाश खड़ा था। वह आगे बढ़ा, आकाश का कॉलर पकड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। गौरव के कॉलर पकड़ने वाले हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसकी आंखें प्रीति पर थीं। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने बच्चे का गर्भपात करा दिया। गौरव भड़क गया। उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। क्या तुम्हारी हिम्मत है ये पूछने की? आकाश ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसके मुक्के को रोक लिया और फिर उसे एक तरफ धकेल दिया। वह लिविंग रूम में तेजी से घुसा। उसका चेहरा ठंडा था जब उसने दोहराया, तुमने बच्चे का गर्भपात करा दिया। गौरव ने उसके पीछे अंदर आने की कोशिश की, लेकिन आकाश के अंगरक्षक ने उसे रोक लिया। ये देखकर कि आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और अपने भाई को रोके हुए देखकर प्रीति तुरंत बाहर भागी। गौरव, तुम पहले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, पहले जाओ। मैं उससे अकेले में बात करूंगी, ये ठीक है? प्रीति ने उसके कंधे पर थपथपाया। अंगरक्षक से कहा, इसे जाने दो, इसे जाने दो। अंगरक्षक ने उसका हाथ छोड़ दिया। गौरव ने नफरत से आकाश को घूरा, दांत भींचे और चला गया। प्रीति ने उसके जाने का इंतजार किया, फिर वापस लिविंग रूम में मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। उसने आकाश से बात नहीं की, बल्कि खाने की मेज पर बैठ गई। चिकन सूप धीरे धीरे छोटे घूंटों में पीती रही। वह नहीं जानती थी क्यों चिकन सूप की महक पहले इतनी अच्छी आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही वह उसे पी रही थी, प्रीति को लगा कि उसे कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है। लिविंग रूम का माहौल अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गया। आकाश की नजरें और भी ज्यादा बर्फीली होती जा रही थीं। प्रीति, तुम कितनी बेरहम हो कि ऐसे समय में भी खा सकती हो। प्रीति ने एक मुर्गे के टुकड़े को जोर से निगला, अपने दिल के दर्द को रोका और धीरे से बोली, मेरा भाई मेरे लिए ये लाया, अगर यह ठंडा हो जाएगा तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। आकाश लगभग गुस्से से फट पड़ा था। जब मैं तुम्हें अस्पताल में भर्ती होने का कारण पूछने आया था, तो तुमने मुझे अपनी गर्भावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे और तुम निश्चित रूप से उस बच्चे को पसंद नहीं करते जो मैं ले जा रही थी। मैं इसे क्यों बताती? प्रीति की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन चम्मच पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसे डर था कि उसका कांपता हाथ उसकी भावनाओं को धोखा दे देगा, इसलिए उसने सूप पीना बंद कर दिया। हालांकि आकाश ने अचानक उसका हाथ पकड़ा, उसे कुर्सी से खींचकर उठाया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। वह मेरा भी बच्चा था, मुझे जानने का अधिकार था। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम सिर्फ पैसे के लिए बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और ठंडे होकर हंसी, तो मैंने पैसे के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया। तुम्हारी नज़रों में मैं सिर्फ पैसे से प्यार करती हूँ, है ना? क्या ऐसा नहीं है? आकाश की आवाज़ गुस्से से भरी थी। तुमने मेरी माँ से 5 करोड़ लिए और फिर गर्भपात करा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? प्रीति, 5 करोड़ के लिए तुम हमारे बच्चे को बेचने के लिए तैयार थी। तुम पैसे से कितना प्यार करती हो? क्या मेरा बच्चा सिर्फ 5 करोड़ का लायक है? अचेतन रूप से प्रीति की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन वह अभी भी हंस रही थी। उसकी नजरें उसे उकसा रही थीं। सही कहा, तुम्हारा बच्चा 5 करोड़ का लायक है। तुम्हें लगता है कि यह और कितना ज्यादा मिल सकता था? क्या मुझे गर्भपात कराने के बजाय बच्चे को रखना चाहिए था? क्यों? क्या तुम इसके लायक थे? तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम उस बच्चे को नहीं चाहते थे जिसे मैं ले जा रही थी। तो अब तुम मुझसे पूछताछ करके क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसे देने का पछतावा है और तुम इसे वापस चाहते हो? मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ मेरी जिंदगी है। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, तो क्यों ना तुम मुझे मार ही डालो? क्या तुम में हिम्मत है? तुम मुझे बच्चे का गर्भपात कराने का आदेश देने की भी हिम्मत नहीं रखते थे, तुम्हें अपनी माँ को ये करने देना पड़ा। आकाश, तुम बस एक डरपोक और बेशर्म नाकारा हो। आकाश उसके शब्दों और व्यवहार से इतना उत्तेजित हो गया कि उसकी माथे की नसें फूल गईं। उसने प्रीति के हाथ पर अपनी पकड़ कस ली, ये सोचते हुए कि वह बस इसे तोड़ ही दे। क्या मैं एक नाकारा हूँ? तो तुम क्या हो? तुम गर्भवती थी और मुझे बताना नहीं चाहती थी, फिर तुरंत इसे पैसे के लिए इस्तेमाल किया। तुमने क्रूरता से बच्चे का गर्भपात भी करा दिया। तुम में बुनियादी इंसानियत भी नहीं है। तुम तो नर्क के राक्षसों से भी ज्यादा निर्दयी और भावनाहीन हो। मैंने तुम्हें कभी बच्चे का गर्भपात कराने के लिए नहीं कहा। मेरी माँ का तुम्हें ढूंढना उनका अपना निर्णय था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमारे बच्चे का उसके साथ सौदा नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें मेरी सहमति के बिना मेरे बच्चे का गर्भपात नहीं कराना चाहिए था। प्रीति का हाथ दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। उसके शरीर पर अभी बहुत ज्यादा जगहें दर्द कर रही थी। उसके पास अपने हाथ की चिंता करने के लिए ताक नहीं बची थी। उसका टूटा हुआ दिल उसके सामने खड़े आदमी द्वारा और भी छोटे टुकड़ों में रौंदा जा रहा था। घाव और गहरे होते जा रहे थे। जो बच्चा मैं ले जा रही हूँ वह मेरा मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हारे पास पहले से ही आस्था के साथ बच्चा नहीं है? जाओ उसे ढूंढो। हाँ, आस्था भी मेरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुमने बेरहमी से हमारे बच्चे का गर्भपात करा दिया। तुमने हमारे बच्चे का इस्तेमाल पैसे लेने के लिए भी किया। तुम दुनिया की सबसे घिनौनी और नफरत के लायक औरत हो। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा करना चाहूंगी? प्रीति पूरे शरीर से कांप रही थी। गुस्सा और दर्द उसके अंदर समा रहे थे। अगर आस्था तुम्हारा बच्चा पैदा करना चाहती है, तो उसे करने दो। तुम दोनों नर्क में बनी एक सही जोड़ी हो।
ये शर्म की बात है कि शौर्य, जो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें इतना चाहता था, मर गया और फिर तुम दोनों ने तुरंत उसे धोखा दिया। नीच, मेरे बड़े भाई का नाम लेने की हिम्मत मत करना। आखिरकार आकाश ने अपना नियंत्रण खो दिया। अपनी लाल भड़कती आंखों के साथ उसने प्रीति का गला पकड़ लिया। मुझे उकसा रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए बच्चे को कभी पसंद नहीं करूंगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम योग्य नहीं हो। उसके द्वारा गला घोंटे जाने के कारण प्रीति को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन वह उसे चुनौती देती रही। उसने ये सुनकर कि वह उसे पसंद नहीं करता, उनके बच्चे को पसंद नहीं करता, उसके आंसू तुरंत बह निकले। उसके द्वारा उसका गला घोंटना पूरी तरह से अनावश्यक था। उसे बस शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, बिना किसी निशान के मारने के लिए, उसे सांस के लिए तड़पाने के लिए। उसने अचानक सोचा कि उसका तलाक से मना करना कितना हास्यास्पद था, कि उसे इस शादी को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। उसे और आस्था को, उसके पीछे, उस पर मजाक उड़ाया होगा, है ना? वह अब और यह खेल खेलना नहीं चाहती थी। उसने उसे देखा, बोलने के लिए संघर्ष किया। आकाश, चलो तलाक ले लेते हैं। आकाश ने अचानक अपनी पकड़ छोड़ दी। फिर से कहो। तलाक? बहुत अच्छा, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। आकाश ने कई बर्फीले ठंडे शब्द थूके और अपने अंगरक्षक से कार से तलाक का समझौता लाने के लिए कहा। समझौता लाया गया। प्रीति ने बिना देखे तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब तुम्हारी बारी है। प्रीति को बिना किसी हिचकिचाहट के कागजों पर हस्ताक्षर करते देख आकाश को ऐसा लगा जैसे उसे सुई चुभो दी गई हो। हालांकि उसका चेहरा भावहीन रहा, किसी भी भावना से रहित। फिर उसने भी हस्ताक्षर कर दिए। तलाक का समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। प्रीति ने एक प्रति ली, फिर उसे वहां से भगा दिया। अब हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम जाकर आस्था से शादी कर सकते हो। कृपया मेरे घर से तुरंत चले जाओ। आकाश समझौते के साथ मुड़ा और चला गया। प्रीति ने दरवाजा बंद कर दिया, उससे जुड़ी हर चीज को बंद कर दिया। वह वापस खाने की मेज पर बैठ गई और अपना चिकन सूप पीना जारी रखा। आंसू सूप में गिर गए, जिससे इसका स्वाद कड़वा हो गया। इस बार वह और आकाश सचमुच पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। शायद वह दर्द से सुन्न हो गई थी, या शायद उसे इसकी आदत हो गई थी। हालांकि वह ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसे वह दिल तोड़ने वाला दर्द महसूस नहीं हुआ जो उसे पहली बार आकाश के तलाक का जिक्र करने पर हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और प्रमोद को फोन किया। फोन लंबे समय तक बजता रहा, इससे पहले कि उसे उठाया गया। प्रमोद की आवाज बहुत चिड़चिड़ी थी। अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरा गर्भपात हो गया। तुम्हें श्रीमती वर्मा से कितने पैसे मिले? क्या तुम्हें पैसों में हिस्सा चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुमने मेरे और तुम्हारे छोटे भाई के बीच झगड़ा लगाया, जिससे उसने मेरी एक पसली तोड़ दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसके गुस्से के कारण प्रीति के कनपटी दर्द कर रहे थे। तुम्हें माफी का जिक्र करने की भी क्या हिम्मत है? तुमने मेरे पेट में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल करके 5 करोड़ लिए। तुम इतना घिनौना काम करने में सक्षम हो और तुम माफी की बात करते हो? तुम्हें किसने बताया कि यह 5 करोड़ थे? मुझे किसने बताया? ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। तुम वहां खड़े होकर दर्द जाने बिना बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि घर पर अभी क्या स्थिति है। 5 करोड़ तो बस एक बूंद है, कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे क्यों वापस किया जाना चाहिए? तुमने पहले ही बच्चे को खो दिया है। ये पैसा मेरा है, ये श्रीमती वर्मा से मुआवजा है। मुझे उनका मुआवजा नहीं चाहिए। प्रमोद, पैसे के लिए तुमने अपनी सारी इज्जत खो दी है ना? क्या तुम पैसे के लिए सब कुछ बेच सकते हो? प्रमोद भी भड़क गया। हाँ, मैं पैसे के लिए सब कुछ बेच सकता हूँ। हर दिन मैं श्रीमती वर्मा के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, उनसे पैसे उधार देने की भीख मांग रहा हूँ। मेरी कोई गरिमा नहीं बची है। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तुम भी इससे नहीं बचोगे। श्रीमती वर्मा ने यह भी कहा कि अगर मैं तुम्हें उनके सामने घुटने टेक कर माथा टेकने के लिए ला सकता हूँ, तो वह पैसे देंगी। भले ही तुम अनिच्छुक हो, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब तक तुम 30 बार माथा टेकती हो, घर के सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं। प्रीति को बस विश्वास नहीं हो रहा था। तुम चाहते हो कि मैं श्रीमती वर्मा के सामने घुटने टेक कर माथा टेकूं? हाँ, पैसा कमाने का इतना शानदार मौका हम इसे जाने नहीं दे सकते। तुम्हारा अब वर्मा परिवार के लिए ज्यादा मूल्य नहीं है, केवल श्रीमती वर्मा के सामने तुम्हारी शर्म का थोड़ा मूल्य है। बस माथा टेकना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम खुद जाकर उनके सामने घुटने टेक कर माथा क्यों नहीं टेकते? अगर मेरा माथा टेकना उपयोगी होता, तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया होता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में तुमसे बहस करने की जरूरत है? प्रीति एक उदासी के साथ हंस पड़ी। प्रमोद अब सचमुच पैसे से प्यार करता था। अगर श्रीमती वर्मा उसे माथा टेकने के लिए कहती, तो वह सचमुच ऐसा कर देता। मैं श्रीमती वर्मा के सामने घुटने टेक कर माथा नहीं टेकने वाली हूँ। उन्होंने मुझे बच्चे को खोने के लिए मजबूर किया। जिस व्यक्ति को घुटने टेकने चाहिए वह है, मैं नहीं। ये हिसाब मैं निश्चित रूप से उनके साथ निपटाऊंगी। प्रमोद चिंतित हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें श्रीमती वर्मा के लिए परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। तुमने बच्चे को खो दिया है, उन्होंने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, ये तुम्हारी पसंद थी।
इसके अलावा तुमने उनकी कार में बच्चे को खो दिया। यह एक प्राकृतिक गर्भपात था और इसका श्रीमती वर्मा से कोई लेना देना नहीं है। तुमने उन्हें कितनी सफाई से पाक साफ कर दिया है। प्रीति ने ठंडे होकर कहा, जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह तुम्हारी मालकिन है। चूंकि तुम उनका कुत्ता बनने के लिए इतने तैयार हो तो तुम जीवन भर उनके कुत्ते बने रहो। मुझे बस यह नहीं पता, अगर तुम जेल जाओगे तो क्या वह अभी भी इस कुत्ते को चाहेंगी? क्या तुम मुझे फिर से अदालत ले जाने की सोच रही हो? बेशक। प्रमोद घबरा गया। प्रीति, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा पिता हूं, भले ही तुम मेरी अवहेलना करती हो, तुम मुझ पर मुकदमा कैसे कर सकती हो? बहुत देर हो चुकी है, मेरे वकील ने पहले ही अदालत में एक मामला दायर कर दिया है, तुम बस अदालत के समन का इंतजार करो। प्रीति, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अपने ही पिता पर मुकदमा कर रही हो। क्या तुम अभी भी इंसान हो? उसी तरह तुम इंसान नहीं हो, फिर भी तुम मुझसे इंसान होने की उम्मीद करते हो। ये कहकर प्रीति ने तुरंत फोन काट दिया। वह नहीं जानती थी कि बाहर कब बारिश शुरू हो गई थी। उसने बाहर बारिश के पर्दे को देखा, उसका दिल ठंडक से भर गया था। वह जानती थी कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रमोद पैसे वापस नहीं करेगा, फिर भी उसने एक में लाखों में उम्मीद रखी और फोन किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रमोद न केवल पैसे वापस करने से मना करेगा बल्कि उसे और ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना भी चाहेगा। उसे श्रीमती वर्मा के सामने घुटने टेक कर माथा टेकने के लिए कह रहा है। कितना हास्यास्पद! क्या श्रीमती वर्मा इसके योग्य हैं? वह अपनी जिंदगी छोटी करने से नहीं डरती। जैसे ही वह सोच रही थी, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति नहीं जानती थी कि ऐसी बरसात की रात में कौन उससे मिलने आएगा। वह दरवाजा खोलने के लिए उठी और बाहर अपूर्व को खड़ा देखा। वह काफी हैरान थी। अपूर्व ने उसे देखा और फिर एक खाने का डिब्बा सौंप दिया। मैंने किसी से तुम्हारे लिए कुछ चिकन सूप बनवाया है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है। प्रीति ने खाने का डिब्बा लिया और एक कड़वी मुस्कान दी। लगता है कि अपूर्व को भी मेरे गर्भपात के बारे में पता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। धन्यवाद अपूर्व, मैं रखूंगी। अपूर्व ने सिर हिलाया। तो तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए। प्रीति उसे नीचे तक छोड़ने जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसे वापस अंदर धकेला और उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, फिर वह चला गया। बारिश की चादर ने कार की खिड़की को धो दिया था। अपूर्व कार में बैठा था, उसके चेहरे पर उसकी सामान्य सौम्य मुस्कान गायब थी, उसकी जगह उदासी ने ले ली थी। सेक्रेटरी वान जानता था कि जब से उसने प्रीति के गर्भपात के बारे में सुना था, तब से वह एक बार भी नहीं मुस्कुराया था, उसका मूड पहले से कहीं ज्यादा खराब था। उसने जबरन शब्दों को बाहर निकाला। युवा मालिक अपूर्व, हमारे लोगों ने पुष्टि की है कि प्रीति अस्पताल पहुंचने से पहले ही गर्भपात से गुजर चुकी थी। उनका गर्भपात श्रीमती वर्मा की कार में हुआ। परंतु कार में क्या हुआ, हमारे लोग पता नहीं लगा पाए। आपको सीधे प्रीति से पूछना पड़ सकता है। प्रीति बेहोश हो गई और उन्हें कल सिटी अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में भर्ती कराया गया। लेकिन जब हमारे लोगों ने इलाज करने वाली डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि प्रीति हाइपोग्लाइसीमिया निम्न रक्त शर्करा से पीड़ित थी और यह मानने से इनकार कर दिया कि वह गर्भवती थी। उन्हें जरूर खरीद लिया गया होगा। अपूर्व का चेहरा गंभीर हो गया। वर्मा परिवार ने उन्हें जरूर खरीद लिया होगा। उनकी चालें निंदनीय हैं। एक कमजोर महिला को धमकाना, ये शर्मनाक है। सेक्रेटरी वान का मोबाइल अचानक बज उठा। उसने एक नजर डाली और तुरंत सूचना दी। युवा मालिक अपूर्व, प्रीति का इलाज करने वाली डॉक्टर को आकाश के अंगरक्षकों ने उठा लिया है। डॉक्टर को आकाश के लोगों ने उठा लिया। हाँ, युवा मालिक अपूर्व, क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर को आकाश ने खरीद लिया हो? अपूर्व ने माथे पर बल डाला। मुझे भी लगा कि वही है, लेकिन अगर उसने वास्तव में डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की होती तो उसे दूर ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह नहीं, तो कौन हो सकता है? तूफान भयंकर था, बिजली आसमान में कौंध रही थी। आकाश मूसलाधार बारिश में खड़ा था, एक सहायक उसके लिए छाता पकड़े हुए था और उसके सामने प्रीति का इलाज करने वाली डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर को 2 अंगरक्षकों ने कसकर पकड़ रखा था और वह हिल नहीं पा रही थी। पूरी तरह से भीगी हुई और बुरी तरह से डरी हुई, वह हकलाते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? आकाश ने उसे कोल्डली देखा। मुझे झूठी जानकारी देने के लिए तुम्हें किसने खरीदा? नहीं, मैंने कोई झूठी जानकारी नहीं फैलाई, कृपया मुझे जाने दें, मैं बस एक साधारण डॉक्टर हूं। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मेरे बच्चे के नुकसान का कारण बनी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? डॉक्टर अनियंत्रित रूप से कांप उठी। तो प्रीति जिस बच्चे को लिए हुए थी, वह इस आदमी का था। चारों ओर घोर अंधेरा था, जिसे मूसलाधार बारिश ने और भी गंभीर बना दिया था, उसकी दृष्टि को बाधित कर रही थी। वह आदमी का चेहरा नहीं देख सकती थी, केवल उसकी सुखद फिर भी ठंडी आवाज सुन रही थी। फिर भी उसके साथ के लोगों की भव्यता से ही वह जान गई थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उलझा जाए। बिजली की एक चमक रात के आकाश में कौंधी, जिसने दृश्य को रोशन कर दिया। डॉक्टर ने ऊपर देखा, उस आदमी का चेहरा देखने का इरादा किया, लेकिन एक अंगरक्षक ने उसे जमीन पर लात मार दी। वह चीख उठी। ठंडी बारिश में पड़ी थी। एक और भी ठंडी आवाज जारी रही, तुम्हें किसने खरीदा था कि तुम कहो कि प्रीति का अस्पताल में भर्ती होना हाइपोग्लाइसीमिया के कारण था? डॉक्टर कांपते हुए वापस उठ खड़ी हुई। डर के मारे वह विरोध करने में असमर्थ थी। मैं नहीं जानती वह कौन था, बस सूट में एक आदमी था, वह लगभग 6 फीट 2 इंच लंबा था,
उसकी गर्दन पर एक निशान था। वह खतरनाक दिखता था, फिर भी बहुत उदार था। उसने मुझे 5 लाख दिए और कहा कि कोई भी पूछे, मुझे यही कहना है कि प्रीति को हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी गर्भावस्था का जिक्र नहीं करना। सुनने पर सहायक ने धीरे से कहा, आकाश, वह जिस आदमी का वर्णन कर रही है, वह श्रीमती वर्मा का अंगरक्षक जंग लगता है। आकाश लंबे समय तक चुप रहा। बारिश और तेज हो गई, मानो किसी को बड़ा अन्याय हुआ हो, पूरे शहर को डुबो देना चाहती हो। बारिश ने उसकी पैंट भिगो दी, अपनी ठंडी स्पर्श से उसकी त्वचा से चिपकी, लेकिन उसे अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी। दिल के दर्द का एहसास और मजबूत होता गया, इतना ज्यादा कि उसे लगा कि तूफान उसी के लिए था। फोन बजा। उसे देखने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि कौन फोन कर रहा था। उसने नहीं उठाया, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। उसने सीधे उसे बंद कर दिया। ये पहली बार था जब उसने आस्था का फोन नहीं उठाया था। उसने एक समय आस्था को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना था, सोचता था कि उसके भाई के अंतिम शब्द किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वह सब कुछ, यहां तक कि खुद को भी, अपने भाई से किए गए वादे को पूरा करने के लिए छोड़ सकता था। आज तक नहीं, जब उसने अपना बच्चा खो दिया और प्रीति को खो दिया, तब उसे अंत में एहसास हुआ कि आस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थी। तूफान से पहले दर्द ने उसे घेर लिया। एक अनिश्चित अवधि के बाद आकाश की आवाज वापस आए, उसे जाने दो और अस्पताल को रिपोर्ट करो कि उसने रिश्वत ली है। उसके मेडिकल करियर को खत्म कर दो। जी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को कार में ले जाया गया और दूर ले जाया गया। अंधेरी रात में केवल आकाश और उसका सहायक ही बचे थे। उसने शांति से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? वह आपके विला में है, आपका इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे कुछ कहना है। चलो फिर वापस चलते हैं। लगभग 10 मिनट बाद आकाश घर पहुंचा। बैठक कक्ष में श्रीमती वर्मा सोफे पर बैठी थी, उनके 2 अंगरक्षक पास खड़े थे। उनमें से एक की गर्दन पर निशान था जंग। उसे वापस आते देख श्रीमती वर्मा ने चिंतित होकर पूछा, आकाश, तुमने प्रीति से पुष्टि कर ली है ना? क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था? वह खुद ही बच्चे का गर्भपात कराना चाहती थी, है ना? आकाश ने उन्हें उदासीनता से देखा। तुमने प्रीति का इलाज करने वाली डॉक्टर को रिश्वत क्यों दी? क्या? डॉक्टर को रिश्वत? क्या तुम चाहती हो कि मैं डॉक्टर को तुम्हारे सामने लाऊं? श्रीमती वर्मा का चेहरा मोमेंटरी रूप से कठोर हो गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गईं और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हाँ, मैंने डॉक्टर को रिश्वत दी थी। क्या मैं बस इसलिए नहीं डर रही थी कि यह खबर खराब तरीके से फैल जाएगी? मैंने ये सब तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए किया, इसलिए मैंने डॉक्टर से प्रीति की गर्भावस्था को छिपाने के लिए कहा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए? आकाश की आंखों में तिरस्कार का भाव था। तुमने मुझे प्रीति की गर्भावस्था के बारे में अंधेरे में रखा ताकि तुम उसके गर्भपात की व्यवस्था कर सको, है ना? इंतजार किया, जब बच्चा चला गया तब मुझे बताया कि वह गर्भवती थी और तुमने उसे 5 लाख दिए। जब बच्चा अभी भी था तब क्यों नहीं बताया? श्रीमती वर्मा के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उनकी आवाज और कठोर हो गई। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? मैं पहले ही कह चुकी हूं कि प्रीति खुद बच्चा नहीं चाहती थी। उसने मुझे धमकी भी दी थी। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह बच्चे को जन्म देगी और वर्मा परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांगेगी। तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है ना? क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख हूं? क्या तुम सोचती हो कि मैं स्प्लाइस्ड की गई रिकॉर्डिंग को नहीं पहचानूंगा? क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो। प्रीति की उंगली पर घूम रहे हो और अब मुझसे, अपनी ही मां से बहस कर रहे हो। तुम्हें प्रीति को डांटना चाहिए, मुझे नहीं। वह नीच और घृणित है। गर्भपात होने के ठीक बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऐसी महिला वर्मा परिवार के लिए बच्चे को जन्म देने लायक नहीं है। हाँ, वह नीच और घृणित है, लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो, तुम तो उससे भी ज्यादा हो। मेरे बच्चे का गर्भपात कराने के लिए उसके साथ साजिश की, और यहाँ तक कि डॉक्टर को उसकी गर्भावस्था के बारे में चुप रहने के लिए रिश्वत दी। चालाकी और साधनों में तुम्हारी कोई तुलना नहीं। श्रीमती वर्मा के चेहरे पर सदमा और गुस्सा दोनों था। फ्यूरियस होकर वह सोफे से उठी। उन्होंने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आकाश ने उनकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो, तुम नालायक बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? आज, जब तक मैं तुम्हें एक अच्छा सबक नहीं सिखाती, तुम अपना सरनेम नहीं जानोगे। जब मैं छोटा था, तुमने मुझे मारा क्योंकि मैं कमजोर था और विरोध नहीं कर सकता था। अब भी तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम सपना देख रही हो। श्रीमती वर्मा की कलाई को देखते हुए उसका हिंसक भाव सतह पर आ गया। प्रीति के दाहिने हाथ पर स्प्लिंट और पट्टी बंधी हुई है। उसका फ्रैक्चर हुआ है। ये किसने किया? श्रीमती वर्मा क्रोधित थी। मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी कलाई भी तोड़ दोगे? जब मैं पिछली रात उसे देखने गया था तो उसकी कलाई ठीक थी, लेकिन आज, गर्भपात के ठीक बाद, ये फ्रैक्चर हो गई। मुझे शर्त है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने गर्भपात से इनकार कर दिया और तुम्हारे अंगरक्षक ने उसे पीटा। बकवास। इसका मेरे अंगरक्षक से क्या लेना देना है? उसने खुद ही गर्भपात कराया और अपनी ही कलाई घायल कर ली। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपनी ही मां पर इल्जाम लगा रहे हो? आकाश ने उन्हें कोल्डली घूर कर देखा। वह एक डॉक्टर है। उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें लगातार एक्यूपंक्चर उपचार की जरूरत होती है। वह अपनी दाहिनी कलाई तोड़कर और अपने उभरते मेडिकल करियर को बर्बाद करके कितनी मूर्ख हो सकती है?
या क्या तुम वास्तव में मानती हो कि मैं इतनी मूर्ख हूं कि इस तरह की बकवास पर विश्वास करूं? श्रीमती वर्मा ने वास्तव में सोचा था कि वह काफी मूर्ख था। उसने आस्था के साथ मिलकर उसे बहुत बार धोखा दिया था, फिर भी वह क्लूलेस रहा। लेकिन वह अचानक अब सोचना क्यों शुरू कर दिया? क्या वह इसलिए परेशान था क्योंकि उसने प्रीति के बच्चे को खो दिया? प्रीति, वह किस तरह की डॉक्टर है? उसका क्या मेडिकल करियर है? वह एक बेकार मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं है। श्रीमती वर्मा ने उसे नीचा देखा। भले ही उसे थोड़ी बहुत मेडिकल तकनीक आती हो, थोड़ा एक्यूपंक्चर कर सकती हो, एक हाथ टूटा हुआ है, तो क्या उसके पास दूसरा नहीं है? किसी भी मामले में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। उसका टूटा हुआ हाथ, उसका गर्भपात, उसने ये सब खुद किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे स्वीकार नहीं करती, तुम्हारे दोनों अंगरक्षक आज यहीं रुक रहे हैं। तुम जा सकती हो, उसने कहा। नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत अंगरक्षक हैं। मैं उन्हें जहां भी जाती हूं अपने साथ ले जाती हूं क्योंकि वे मेरी सुरक्षा के प्रभारी हैं। तुम उन्हें यहां नहीं रोक सकते। मैं बस उनसे कुछ सवाल पूछूंगा और फिर वे जा सकते हैं। तुम इतनी नर्वस क्यों हो? डर है कि वे कुछ ऐसा न कह दें जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। मुझे किस बात का डर है? श्रीमती वर्मा ने अपनी आंखों से दोनों अंगरक्षकों को संकेत दिया कि वे कुछ न बताएं। फिर उन्होंने सिर हिलाया। तुम जो चाहो पूछ सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे आदमियों को मेरे पास वापस कर देना। वे मेरे साथ कई सालों से हैं। उनके साथ विनम्र रहना। आकाश ने कर्टली जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं रहूंगा। बहुत विनम्र। श्रीमती वर्मा को भरोसा था कि उनके अंगरक्षक कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि आकाश उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये देखते हुए कि वे उनके आदमी थे। क्या तुमने और प्रीति ने तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली है? उसने तुम्हारे बच्चे का गर्भपात भी करा लिया और प्रमोद परिवार का कर्ज चुकाने के लिए 5 लाख में सौदा कर लिया। तुम्हें अंत में उससे संबंध तोड़ देने चाहिए, है ना? उसे तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए कोई चेहरा नहीं बचा होना चाहिए, है ना? अब आकाश को 5 लाख शब्द बेहद कठोर लगे। उसकी माँ और प्रीति की नज़रों में उसके बच्चे की कीमत बस इतनी ही थी। ये हास्यास्पद था। प्रीति से संबंध तोड़ने के लिए इतनी इम्पेशेंट हो ताकि मैं उसकी जगह आस्था से शादी कर लूं। उसे वर्मा परिवार के दरवाजे तक लाने के लिए, उसके पेट में पल रहे बच्चे को नाम और दर्जा दिलाने के लिए पूरे दिल से कोशिश कर रही हो। आकाश ने कोल्डली स्नेह किया। मेरा बच्चा तुम्हारे द्वारा क्यों मारा जाए? आस्था के गर्भ में पलने वाले बच्चे को ही सारे फायदे क्यों मिलने चाहिए? दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हारी तरह पक्षपात नहीं करूंगा। मैं उन दोनों के साथ समान व्यवहार करूंगा। श्रीमती वर्मा को उसकी स्नेह देखकर अनकंफर्टेबल लगा। इसने उन्हें एक अवर्णनीय डर से भर दिया। वह जानती थी कि उसके इस छोटे बेटे को कभी कभी इनसेन एपिसोड्स आते थे। हालांकि जब से उसके बड़े भाई की मृत्यु हुई थी, उसने इन एपिसोड्स का कोई संकेत नहीं दिखाया था। वह जीवन को क्रम में जीना जारी रखा और उनके प्रति काफी आज्ञाकारी था। आज, हालांकि, उन्हें एक ओमिनस भावना थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम आस्था को अब वर्मा परिवार का हिस्सा नहीं बनाना चाहते? तुम उसके बच्चे के साथ क्या करने वाले हो? क्या आस्था प्रीति के गर्भपात में शामिल थी? वह नहीं थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था। तो वह वास्तव में शामिल थी और उसे ये सब पता था। श्रीमती वर्मा चौंक गईं। उनकी असहज भावना और मजबूत हुई। ये किस तरह का तर्क है? मैंने कहा कि वह शामिल नहीं थी, फिर भी तुम आस्था पर संदेह करते रहते हो। उसे कुछ नहीं पता था। अगर उसे पता भी होता तो इतनी दयालु व्यक्ति होने के नाते वह प्रीति को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी? उसे कुछ नहीं पता था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं मूर्ख हूं? अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आकाश ने कोल्डली जवाब दिया। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आस्था को तुमसे पहले प्रीति की गर्भावस्था के बारे में पता था। अन्यथा जब तुम वहां नहीं थी तो वह अपनी मां के साथ प्रीति के वार्ड में क्यों दिखाई देती? श्रीमती वर्मा का दिल बैठ गया। उसने सही अनुमान लगाया, लेकिन उन्होंने दांत पीसकर इनकार कर दिया। ये सिर्फ जंगली अनुमान है। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम लगातार आस्था और मेरे प्रति बुरी नीयत क्यों दिखा रहे हो? क्या ये प्रीति नहीं है जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए? तुम अब हम पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आकाश ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि वह क्या कह रही थी। उसने कोल्डली जारी रखा। आस्था को तुमसे पहले क्यों पता चला? क्योंकि प्रीति के अस्पताल में भर्ती होते ही उसके चचेरे भाई ने उसे बेच दिया। श्रीमती वर्मा सदमे में थी। उसने सब कुछ सही ढंग से कैसे अनुमान लगाया? क्या उसे अपनी होश आ गई थी? मैंने सर्वेलेंस फुटेज की समीक्षा की है। जब प्रीति बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी तो उसके साथ प्रमोद, गौरव और उसका चचेरा भाई थे। गौरव कभी प्रीति को धोखा नहीं देगा। प्रमोद तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए आस्था को संदेश लीक करने वाला केवल उसका चचेरा भाई हो सकता था। उसने प्रीति की गर्भावस्था की खबर का आकाश के मोबाइल फोन नंबर के लिए आस्था के साथ आदान प्रदान किया और उसने उस समय मुझे एक बार फोन भी किया था पुष्टि करने के लिए। मेरे फोन करने के तुरंत बाद आस्था सिटी अस्पताल के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग गई और मेरे अंगरक्षक को भी झांसा दिया। मैं हमेशा सोचता रहा कि आस्था क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। पता चला वह प्रीति के गर्भवती होने की बात छिपा रही थी। ये सभी संयोग, वे बिल्कुल संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सख्त तर्क की श्रृंखला हैं। तुम्हारे और आस्था के झूठ स्क्रूटनी का सामना नहीं कर सकते। श्रीमती वर्मा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आकाश, जो पहले हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था, अचानक इतना स्पष्ट और शार्प विटेड व्यक्ति कैसे बन गया।
पहले वह किसी की परवाह नहीं करता था, न ही वह मामलों की बारीकियों की परवाह करता था। उसे धोखा देना सबसे आसान चीज थी, क्योंकि उसने कभी उनके शब्दों को नहीं समझा और कभी सच्चाई को वेरीफाई करने की परवाह नहीं की। अब जब वह सीरियस हो जाता है तो ये बस भयानक रूप से शाप है। नहीं, अगर वह इतना शार्प रहना जारी रखता है तो वह ये पता लगा सकता है कि आस्था जिस बच्चे को लिए हुए है वह उसका नहीं है। उस समय आस्था को घर में प्रवेश करने देना और बच्चे को सभी पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने देना और भी मुश्किल हो जाएगा। आकाश, क्यों? आज तुम्हें इतना कुछ क्यों कहना है? ये सिर्फ तुम्हारे स्पेक्यूलेशंस हैं। प्रीति ने बच्चा खो दिया, तुम थोड़े डिस्टर्ब्ड हो सकते हो, पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं अब जाती हूँ। खत्म करने के बाद श्रीमती वर्मा जल्दी से बाहर चली गईं। आकाश की पीठ उनकी तरफ थी, उसकी ठंडी आवाज बैठक कक्ष में गूंज रही थी। मैं बहुत घमंडी था। मैं गलत था। श्रीमती वर्मा अचानक रुक गईं। क्या? वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए भी तैयार है? मुझे लगा कि मैं असाधारण रूप से बुद्धिमान हूँ, सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। मैंने कम बुद्धि वाले तुम लोगों को नीचा देखा। मेरे लिए तुम बस चींटियों का एक समूह थे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। श्रीमती वर्मा ने लगभग अपनी जीभ काट ली। तुम किसे कम बुद्धि वाला कह रहे हो? लेकिन मैंने गलत अनुमान लगाया। मूर्खों के एक समूह ने हाथ मिलाया और मेरे बच्चे को मार डाला। आज से तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं तुम सभी को कीमत चुकाने दूंगा। उनके दिल में गहरे बैठी ओमिनस आशंका आखिरकार सच हो गई। श्रीमती वर्मा घबराकर वापस दौड़ी, आकाश का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस मामले का हम में से बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो अकेले प्रीति को दोष दो। तुम उसे कीमत चुकाने दे सकते हो, लेकिन दूसरों को शामिल मत करो। आकाश ने उनके हाथ को झटक दिया और अपने सहायक से जोर से चिल्लाया, युवांशान। सहायक तुरंत अंदर आया। आकाश, आस्था अस्पताल जाओ, आस्था को गर्भपात कराने के लिए ले जाओ। जी, आकाश। श्रीमती वर्मा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। नहीं, किसी को भी आस्था को छूने की अनुमति नहीं है। उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दुर्भाग्य से युवांशान आकाश का सहायक था, उनका नहीं। उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सीधे चला गया। डरी हुई श्रीमती वर्मा बोली, आकाश, आवेग में मत आओ। वह तुम्हारा बच्चा है, मेरा पोता। पहले ही एक बच्चा खो चुका है, अब और कोई घटना नहीं होनी चाहिए। आकाश का चेहरा ठंडा था। क्या फर्क पड़ता है? एक वैसे भी चला गया है, दूसरा नहीं होगा। मुझे बच्चों से कभी प्यार नहीं था। श्रीमती वर्मा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कांपते हुए उन्होंने कहा, बकवास बंद करो, अपने सहायक को वापस बुलाओ। आस्था को इससे नहीं गुजरना चाहिए। फिर भी आकाश अनमूव्ड रहा। ये सिर्फ एक गर्भपात है। प्रीति अपने गर्भपात के दौरान सेवियर हेमरेज से लगभग मर गई थी और फिर भी वह ठीक है। आस्था के लिए क्या इम्पॉसिबल है? आस्था अस्पताल एक टॉप लेवल अस्पताल है, आस्था ठीक हो जाएगी। जब तुम प्रीति को गर्भपात कराने के लिए खींच रही थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि उसके साथ कुछ हो सकता है? तुम प्रीति की तुलना आस्था से कैसे कर सकती हो? अगर आस्था का गर्भपात होता है तो वह फिर कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है? यह उसकी किस्मत है। आकाश आज खास तौर पर ठंडा था। मैं देखता हूं कि वह वर्मा परिवार में शादी करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, किसी और के लिए बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि ऐसा ही है, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। उसे भविष्य में बच्चे को जन्म नहीं देना पड़ेगा। श्रीमती वर्मा उसे इस हाल में देखकर डर की बढ़ती भावना महसूस करने लगी। मुझे और मत डराओ, बेटे। तुम्हारी माँ तुमसे भीख मांग रही है, कृपया आस्था के गर्भ में पल रहे बच्चे को बख्श दो। मैं इतने लंबे समय से इस पोते के लिए तरस रही हूँ, क्या तुम मेरा दिल तोड़ने का साहस कर सकते हो? आकाश का हैंडसम चेहरा कुछ पीला था। मैं वास्तव में अतीत में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने वही करने की पूरी कोशिश की जो तुमने मांगा। मैं हमेशा अपने बड़े भाई से सीखता रहा हूँ, उसकी फिलियलनेस और उसके गुणों की नकल करता रहा हूँ। तुम चाहती थी कि मैं आस्था से शादी करूं, मैं सहमत हो गया। तुम पोता चाहती थी, मैंने समझौता कर लिया। मैं रियायतें देता रहा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने और प्रीति ने मेरी पीठ पीछे मेरे बच्चे की हत्या की साजिश रची। कितना हास्यास्पद। तुमने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के चोट पहुंचाई, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। फिर भी तुम मुझसे पूछती हो कि क्या मैं तुम्हें दुखी करने का साहस कर सकता हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपने बड़े भाई की तरह एक दयालु दिल वाला व्यक्ति हूँ, है ना? मैं नहीं हूँ। मैं डार्क हार्टेड हूँ, मानवता से रहित हूँ। पहले मैं केवल इंसान होने का दिखावा कर रहा था, वास्तविकता में मैं एक शैतान बनना पसंद करता हूँ। आकाश बोला, अपने मोतियों जैसे सफेद दांत दिखाने के लिए अपने होठों के कोने को खींचते हुए। इसके अलावा न केवल आस्था बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, बल्कि भविष्य में वर्मा परिवार में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं वर्मा परिवार को खत्म कर दूंगा। माँ, ये खबर सुनकर तुम्हें काफी खुश होना चाहिए, है ना? तुम्हारे पास एक भी पोता नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो। तुम पूरी तरह से अपना होश खो चुके हो। श्रीमती वर्मा टेरर में पीछे हट गईं। ये सिर्फ एक गर्भपात था जो प्रीति का हुआ, तुम पागल क्यों हो गए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम प्रीति से प्यार करते हो? उसका जिक्र मेरे सामने मत करो। चूंकि उसने मेरे बच्चे का गर्भपात कराने की हिम्मत की, मैं उसे कीमत चुकाने दूंगा।
आकाश के चेहरे पर वह अहंकार जाहिर हुआ जिसे उसने इतने समय तक दबा रखा था। तुम सब सोचते हो कि तुम मेरे जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। मूर्खों का एक समूह, पूरी तरह से अपनी हद से बाहर। वह व्यक्ति जिसका नियंत्रण होना चाहिए, वह मैं हूं। अतीत में मैंने चींटियों जैसे लोगों से लड़ने की परवाह नहीं की। लेकिन अब जब चींटियां बहुत लालची हो गई हैं और मेरी बॉटम लाइन को पार कर गई हैं, तो तुम अब शांति से नहीं रह सकते। श्रीमती वर्मा शॉक्ड और एंग्री दोनों थी। आकाश, मैं तुम्हारी मां हूं, होश में आओ। तुम प्रीति से बदला ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आस्था के खिलाफ रिटेलिएट करने से मना करती हूं। वह तुम्हारे बड़े भाई की पसंदीदा महिला थी अपने जीवन काल में। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह कभी सहमत नहीं होगा। बड़ा भाई, आकाश की आंखों के कोने थोड़े लाल हो गए। शायद बड़े भाई को नेदर वर्ल्ड में अकेलेपन महसूस हो रहा होगा। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं आस्था को उससे जुड़ने के लिए भेज दूं तो क्या होगा? तुम पूरी तरह से अपना होश खो चुके हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूं, मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूं। अन्यथा तुम मुझे कभी पसंद क्यों नहीं करती? मैं एक शैतान हूं, क्या तुम हमेशा से नहीं जानती थी? आकाश के शरीर पर सारी हिंसक ऊर्जा उभरने लगी। लेकिन शैतान की भी एक बॉटम लाइन होती है। मैं दिखावा करता रह सकता था, लेकिन तुम लोगों को बस मुझे मजबूर करना पड़ा। उसने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और कहा, लगभग समय हो गया है। आस्था के गर्भ में पलने वाला बच्चा अब चला गया होगा। उसने खुद ही चकल किया, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। बच्चे के जाने के बारे में सोचकर मुझे खुशी होती है। माँ, तुम क्यों नहीं हंस रही हो? जब तुमने और प्रीति ने मेरे बच्चे को मारने की साजिश रची थी तो क्या तुम काफी डिलाइटेड नहीं लग रही थी? एक और चला गया है, तुम्हें हंसना चाहिए। लेकिन श्रीमती वर्मा अब इस बात की परवाह नहीं कर सकती थी कि वह क्या कह रहा था। वह एक मैडवुमन की तरह बाहर भागी, ड्राइवर पर चिल्लाते हुए, जल्दी मुझे आस्था अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।